आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम जहाँज़ेब है और मैं फ़ातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड में बतौर टेक्निकल सर्विसेज ऑफ़िसर ज़िला राजनपुर में तैनात हूँ। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं फ़ातिमा ग्रुप और महकमा ज़राअत तौसी पंजाब के बाहमी ताउन से कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए मुनक्कद किए गए सरसब्ज़ किसान कन्वेंशन में खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सरसब्ज़ किसान कन्वेंशन पैदावारी मुहिम बराए कपास में शरीक मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को फ़ातिमा ग्रुप की तरफ से बाकायदा खुशामदीद कहने के लिए मैं स्टेज पे दावत दूंगा डेवलपमेंट मैनेजर जनाब इमरान हमीद साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और मेहमानों को खुशामदीद के साथ साथ फ़ातिमा ग्रुप का तारुफ भी पेश करें। जनाब इमरान हमीद साहब, डेवलपमेंट मैनेजर, सेंट्रल जोन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम जी। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का। फ़ातिमा फर्टिलाइज़र ने आज का ये कन्वेंशन जो है वो कपास की बेहतर पैदावार हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसके हवाले से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने ये मुनक्कद किया है। तो इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर अंजम अली बुट्टर साहब जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं प्राइवेट एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के सर्विसेज के, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। चौधरी अब्दुल हमीद साहब डीजी एक्सटेंशन स्पेशली टाइम निकाल के लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा डॉक्टर आमिर रसूल साहब डीजी पेस्ट वार्निंग लाहौर से ये तशरीफ़ लेकर आए हैं, बड़ा लंबा सफ़र करके हमारे लिए, आप सब काश्तकारों के लिए। इसके अलावा लियास रज़ा कलाची साहब हैं, डायरेक्टर एग्री पेस्ट वार्निंग के हैं, ये मुल्तान और डीजी खान डिवीज़न दोनों को देखते हैं, इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे इंतहाई मोहतरम मार आबिद हुसैन साहब डायरेक्टर एक्सटेंशन डीजी खान डिवीज़न, जिनकी शब रोज़ की मेहनत और इंतहाई इंटरेस्ट लेने की वजह से ये इतना बड़ा सेमिनार जो है हम इतने बड़े काश्तकारों को बुला सके हैं। इनकी टीम जो है आसिफ साहब और हनीफ साहब, इसके अलावा लाहौर से फ़ातिमा फर्टिलाइज़र के जो हमारे टेक्निकल सर्विसेज डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर मोहम्मद सईद इकबाल साहब, वो स्पेशली तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारी जो मुख्तलिफ़ लोगों ने हमें हेल्प आउट किया है यहाँ पे अच्छे काश्तकारों को बुलाने में, ताकि वो पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से हम ये टेक्नोलॉजी उन्हें दे सकें। उसमें आईडीपी है, एनआरएसपी है, इसके अलावा इंडस फोरम है और जो माइक्रो फाइनेंस हैं उनके। और सबसे अहम चीज़ ये है जी कि मैं जो मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ काश्तकारान साहिबान जो कि फ़ाज़लपुर से, रुझान से, जामपुर से बड़ी दूर से तशरीफ़ लेकर आए हैं, उन्हें मैं फ़ातिमा फर्टिलाइज़र्स की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। फ़ातिमा फर्टिलाइज़र्स का हमेशा से ये रहा जी कि हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं जिनमें कपास और गंदम, इस पे ये मेगा कन्वेंशन करते हैं। इन मेगा कन्वेंशन के करने का मकसद ये होता है कि जी हम अपने ज़िम्मेदारों को, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, हमें उन्हें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना है जी कि हम उन्हें अगर एक तरतीब से रख के करेंगे तो हमारी पैदावार जो है वो अच्छी आएगी। ना सिर्फ इसमें हम ये है जी कि मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं ताकि जो मसले मसाइल हमारा ज़िम्मेदार फेस कर रहा है उसके हवाले से भी हम ये बात कर सकें। अगर हम देखें तो कपास एक इंतहाई अहम फसल है। जनूबी पंजाब के खित्ते के हवाले से देखें तो इसकी सबसे आम फसल है। और डीजी खान डिवीज़न में अगर हम देखें तो राजनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काश्त होने वाली फसल है वो कपास है। तो ये कन्वेंशन करने का भी मकसद ये था जी कि हम कपास पे ये पैदावारी टेक्नोलॉजी, आगे जो मसले मसाइल आते हैं उनके हवाले से ये सारी बात करें। फ़ातिमा फर्टिलाइज़र अगर आप देखें तो हम पाकिस्तान में सरसब्ज़ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और सरसब्ज़ नाइट्रोफास प्रोड्यूस करने वाले जो हैं वो ये यूनिक प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ हम ही प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा यूरिया भी है जी। फ़ातिमा फर्टिलाइज़र, फ़ातिमा ग्रुप ने ये बिज़नेस 1936 में स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट तकरीबन को 88 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें हम फजल क्लॉथ मिल्स, रिलायंस है, इसके अलावा शुगर इंडस्ट्रीज़ में हैं। और फर्टिलाइज़र्स में हमने ये जो 2003 से फ़ातिमा फर्टिलाइज़र यहाँ से
चंद किलोमीटर के फासले पर जो सादकाबाद में हमारा प्लांट है वो इस्टेब्लिश हुआ है। इसके बाद 2005 में हमने पाकर फर्टिलाइज़र्स की जो निजकारी हुई उसमें फातिमा फर्टिलाइज़र ने वो प्लांट एक्वायर किया। इसके अलावा 2015 में हमने जो है फातिमा फर्ट बब्बर शेर यूरिया जो है शेखुपुरा में जो प्लांट है जहाँ पे बब्बर शेर यूरिया की सिर्फ प्रोडक्शन होती है वो हमने एक्वायर किया। ये सरसब्ज़ खादों में अगर आप देखें तो सरसब्ज़ यूरिया हमारा ब्रांड है। इसके अलावा कैन जी ग्रैनुलर सब्ज़ रंग के थैले में, इसके अलावा सरसब्ज़ नाइट्रोफास, सरसब्ज़ DAP भी हम मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। 3 प्लांट हैं जी हमारे। अगर उसमें हम देखें तो पाकर फर्टिलाइज़र जो है प्लांट ये मुल्तान में है, उसके अलावा दूसरा प्लांट सादकाबाद में है फातिमा फर्टिलाइज़र के नाम से, और फातिमा फर्ट के नाम से तीसरा प्लांट जो है वो शेखुपुरा में है। 26,50,000 मेट्रिक टन टोटल प्रोडक्शन है हमारी पाकिस्तान में जो हम मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। उसमें अगर आप देखें तो NP जो है सरसब्ज़ नाइट्रोफास टोटल प्रोडक्शन 7,10,000 मेट्रिक टन की है। इसके अलावा हम कैन अगर देखें तो 7,70,000 मेट्रिक टन और यूरिया तकरीबन को 12 लाख मेट्रिक टन की प्रोडक्शन है। लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग हुई है उसमें नाइट्रोफास हमने एवर हाईएस्ट जो कंपनी की हिस्ट्री में भी और जब से ये कारखाने लगे हुए हैं 10 लाख मेट्रिक टन हमने नाइट्रोफास जो है वो मार्केट में बेची। और वो आप सब ज़िम्मेदार दोस्तों के एतमाद की एक निशानी थी जी कि ज़िम्मेदार ने ये महसूस किया जी कि इससे अच्छी अगर खाद हम मुझे पैदावार में इजाफा दे रही है तो उसकी यूज़रशिप जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। अच्छा जी, खाद कारखाने में जो बनती है फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनती है, उसके बाद ये डीलर्स तक और फार्मर्स तक मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए जो है ना ये पहुंच रही होती है। तो इसमें 2 किस्म का सिस्टम हमारा चल रहा होता है जी कि हमारा डीलर जो है जो आर्डर हमें देता है, एक आर्डर हम प्लांट से बुक करते हैं और वो डायरेक्ट प्लांट से उसकी शॉप पे उसकी डिलीवरी जो है वो हो रही होती है। दूसरा, बाज़ का हमने बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स में बाज़ लोकेशंस पे वेयर हाउसेस लिए होते हैं जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट जो है ये रखते हैं। वो आर्डर हमें जनरेट करता है तो अगर उसकी अवेलेबिलिटी उस वेयर हाउस में है तो उस वेयर हाउस के ज़रिए हम उन्हें जो है ना वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे होते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो 3 जोन है हमारे, जिसमें साउथ जोन जिसमें रहीम यार खान से लेकर हैदराबाद तक, सेंटर जोन में DG खान मुल्तान और बहावलपुर, और नॉर्थ जोन में फिर अपर पंजाब का जो एरिया है लाहौर साहिवाल और KPK का एरिया जो है वो इसमें आता है। 10 रीजन्स हैं और जिस तरह ये DG खान एक रीजन है, इसी तरह इसके अलावा 9 अलहदा रीजन्स हैं जिसमें 60 डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर हैं जो कि डीलर्स के साथ इन कॉन्टैक्ट होते हैं और डीलर से जो आर्डर जनरेट करके फर्टिलाइजर्स उसकी शॉप तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा 34 टेक्निकल सर्विसेज डिपार्टमेंट के TSOs हैं जो कि जिस तरह यहाँ पे अभी जहांज़ेब सोहेल साहब हैं, अमजद अली राजपूत साहब आए हुए हैं। तो हमारा टेक्निकल सर्विसेज का ये काम होता है जी कि हम फार्मर की एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम पे काम करते हैं जी कि उन्हें हम एजुकेट करते हैं कि फर्टिलाइज़र्स को आपने किस तरह अप्लाई करना है। इसके अलावा अपनी फसल की बेहतरीन निगहदाश्त और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनकी पैदावार जो है वो अच्छी आ सके। इसके अलावा 1100 सेल्स पॉइंट हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे ये फर्टिलाइज़र्स हमारे डीलर हैं और 3200 हमारे डीलर्स हैं पूरे इंटायर पाकिस्तान में। जिस तरह रुझान है, फाजलपुर है, DG खान है, कोट छुट्टा है, ये इस तरह के मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट हैं जहाँ पे हमारे डीलर्स अपॉइंटेड है और वहाँ पे हम अपनी जो है फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग की लैब है जिसमें हम फ्री ऑफ कास्ट फार्मर को पानी का और मिट्टी का तज्जिया करके देते हैं। हमारा TSO वहाँ पे जाके फर्टिलाइज़र्स के सैंपल कलेक्ट करता है, सॉइल के और वाटर के सैंपल कलेक्ट करता है। उसके बाद उन्हें उसकी हेल्थ के हिसाब से रिपोर्ट और रिकमेंडेशन जो वो क्रॉप लगा रहा है उसके हिसाब से हम फर्टिलाइज़र्स की रिकमेंडेशन जो है वो देते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। आप फातिमा फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के इस फोरम पे, इस प्रोग्राम में, इस कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। इमरान हमीद साहब थे डेवलपमेंट मैनेजर फातिमा ग्रुप से सेंट्रल जोन के। कपास को मुल्की मईशत में कलीदी हैसियत हासिल है क्योंकि मुल्क की जो हमारी बरामदात हैं उसमें तकरीबन 51% जो है वो हिस्सा टेक्सटाइल सेक्टर और इसकी मसनूआत का है। इस साल सूबा पंजाब में कपास का जो काश का हदफ रखा गया वो तकरीबन 40 लाख एकड़ था, जबकि पैदावारी हदफ जो है वो 65 लाख गांठ या बेल्स मुकर्रर किया गया है। कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के हवाले से पंजाब हुकूमत के उठाए गए इक़दामात की रोशनी में डेरा गाज़ी खान डिवीज़न में जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं, जो खुसूसी
इक़दामात किए गए हैं, इसके हवाले से मालूमात फ़राहम करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डीजी खान डिवीज़न जनाब माहर आबद हुसैन साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब माहर आबद हुसैन साहब, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डीजी खान डिवीज़न। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मैं आज के इस कॉटन सेमिनार में जनाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पैट्रन डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली भुट्टर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो अपना टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। डायरेक्टर जनरल ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद साहब वो भी लाहौर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। डॉक्टर आमिर रसूल साहब डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग, उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं फातिमा फर्टिलाइज़र का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने राजनपुर के कपास के काश्तकारों के लिए एक बेहतरीन किस्म की यहाँ पे महफ़िल सजाई। उनकी टीम में उनके साथ इमरान हमीद साहब, जहांज़ेब साहब, बाकी सारे दोस्त, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट राजनपुर आसिफ साहब और उनके साथ दूसरी टीम, और ऐसे बढ़ के मेरे प्यारे काश्तकार भाइयों जो आप यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि आज की ये महफ़िल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की महफ़िल यहाँ पे सजाई गई है। काश्तकार भाइयों, कोई भी इस तरह का प्रोग्राम या इस तरह की महफ़िल मैं समझता हूँ कि बड़ी अल्लाह की रहमत होती है उस महफ़िल पे, जिसमें इल्म की बातें होती हैं और जिसमें बंदा सीख के जाता है। तो आज इस प्रोग्राम के बाद जाने के बाद आप महसूस करेंगे कि हम इस प्रोग्राम से इंशाअल्लाह अपनी ज़राअत के हवाले से हम सीख के आए हैं। मुख्तसरन आपके इश्यूज़, आपके मसाइल, आप किस तरीके से अपनी ज़राअत के मसले मसाइल हल कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपनी पैदावार बेहतर कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपना मुनाफा जो है वो आप अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे इंशाल्लाह। यहाँ जाने के बाद हम महसूस करेंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्टिव है, वाइब्रेंट है, आपकी रहनुमाई के लिए इंशाल्लाह मौजूद है। काश्तकार भाइयों, मौजूदा हालात में जिस तरह के साथ आपके हालात इस वक्त मुल्क में हैं, मसले मसाइल इश्यूज़ जो यहाँ पे हैं, इनपुट्स के हवाले से, मार्केट के हवाले से, आउटपुट के हवाले से, वो मसले मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको 10 मिनट के अंदर आपको ये बता दूं कि इन मसाइल के अंदर आपके पास काबिल अमल हल आपके पास क्या है। काश्तकार भाइयों, आप इस चीज़ से इत्तफाक करेंगे कि इस वक्त जो आप काश्तकारी कर रहे हैं वो आपकी तकरीबन जितना आपका ख़र्चा हो जाता है उसके बराबर ही तकरीबन आपको उसका मुनाफा मिलता है। और जब आप आखिर में हिसाब करते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि मुझे ज़्यादा ख़ास कोई नफ़ा हासिल नहीं हुआ। फिर हम रेट के ऊपर सोच रहे होते हैं कि हम अगर अच्छा रेट मिलेगा तो उसके बाद हमारी जो फसल है उसमें कोई आमदनी आएगी। काश्तकार भाइयों के आज अगर यहाँ पे पिंडाल में बैठे हुए हर काश्तकार से अगर मैं ये बात करूँ कि आपको गवर्नमेंट 50 लाख का इनाम देती है और आप 1 कनाल कपास में से 50 मन पैदावार लेके दिखाएं, तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर काश्तकार हाथ खड़ा करेगा और कहेगा जी आप अगर मुझे 50 लाख का इनाम देते हैं तो मैं आपको 1 कनाल में से 50 मन पैदावार आपको मैं लेके दे सकता हूँ। ये बुनियादी तौर पर वो पॉइंट है कि अगर आप अपने ज़मीन अब रकबे में उस 1 कनाल पे तवज्जो मरकूज़ करें तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं हो रहा तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजूहात क्या है कि जिसकी वजह से हम ये कर नहीं पा रहे। बुनियादी हमें ज़राअत की जो अलिफ बे है उसको समझना होगा कि कहाँ पे हमारे मसले मसाइल जो है ना वो बढ़ रहे हैं और उनको हमने किस तरीके से हमने काबू करना है। मैं आज यकीन और गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 एकड़ आम के बाग के अंदर आपका एक पौधा 150-200 पेटी तक देता है, लेकिन जब औसत आप करते हैं तो आपकी 10, 15, 20 पेटी आम की आती है उस एकड़ में से। अगर आपके 1 एकड़ आम में से हर पौधा 150-150 पेटी दे तो इसका मतलब यह है कि आपकी 1 एकड़ की पैदावार कितनी होगी। और अगर 3-4 लाख रुपया आम के 1 एकड़ में से बंदा कमाता है तो आप वहाँ से 15-20 लाख तक वहाँ पे जा सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर ज़राअत का एक मेन एक मंतक है। हमारे ज़्यादा रकबे, हमारे ज़्यादा वसाइल ही हमारे लिए मसाइल हैं। जब मेरे पास 20 एकड़ है, 20 एकड़ के ऊपर अखराजात मुझसे नहीं होते। महकमा ज़राअत कहता है कि जनाब खाद पूरी डालें, ज़मीन की अच्छी तैयारी करें, उस पर जहरों का इस्तेमाल सही करें। जब मेरे पास इतनी रकम नहीं होगी तो 20 एकड़ पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसमें से बेहतर पैदावार ले सकूं। जो इस वक्त मुझे सबसे बेहतरीन मॉडल नज़र आता है वो आप दोबारा ज़रा रिवाइज़ करें अपनी ज़राअत को और 1 कनाल से, 1 बिघे से और 1 एकड़ से बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की वहाँ से अपनी अगर पैदावार का आगाज़ करें तो आपकी बेहतरीन पैदावार इंशाल्लाह उसमें से हो सकती है। आज जहाँ पे बैठा हुआ हर काश्तकार
अगर ये कहता है कि जी मैंने 10 एकड़ पे काटन लगाई, 5-5 मन 10 मन काटन की पैदावार आई, टोटल 30-40 मन, फिर हम रेट पे देखते हैं। उसकी बजाय अगर आप ये मॉडल जेल में रखें कि उस वक्त की दस्तियाब फसलात में से आप 2 एकड़ काटन कर लें, 2 एकड़ तिल कर लें, 2 एकड़ कमाद कर लें, 2 एकड़ कपास कर लें, जब आपके पास वही 10 एकड़ 2-2 एकड़ हो जाएंगे, तो अगर मेहनत करेंगे 1-1 एकड़ के ऊपर, तो कपास की आपकी 80 मन पैदावार, 70-80 मन कपास की पैदावार पड़ी होगी, 60-70 मन आपकी तिलों की पैदावार पड़ी होगी, कमाद की आपकी 2 एकड़ में से 3000 मन तक आपकी पैदावार पड़ी होगी, गंदम की 60 मन के हिसाब से जो इसी तरीके से उसकी जो रबी की फसल है उनकी पैदावार भी बढ़ी जा सकती है। बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि आपने अपने रकबा के ऊपर मार्केट का मुकाबला करने के लिए आप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन पे आ जाएं। ये मॉडल इमीडिएट फौरी तौर पर इसको अमल करने की, इस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। 2 फ़ायदे होंगे, आपके पास ज़्यादा पैदावार आ जाएगी, तवज्जो आपकी छोटे यूनिट के ऊपर आ जाएगी, प्रोडक्शन उसमें से बढ़ जाएगी। अपने घर का जानवर बेच के बेशक आप नकद खाद लेके आएँ, नकद स्प्रे लेके आएंगे तो आपकी पैदावार में इजाफा होगा। तो आज का ये मैसेज है कि बेहतरीन फोकस तवज्जो मरकूज़ करने के लिए थोड़ा सा ज़रा यूनिट अगर छोटा करके तवज्जो ज़्यादा कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। एक बात, और टेक्नोलॉजी कोई इशू नहीं है। अभी आज आप अगर इस प्रोग्राम के बाद कोई भी काश्तकार मुझे कहे मैंने 40 मन काटन की पैदावार लेनी है, मैं हाजिर हूँ। आपको टेक्नोलॉजी बताएंगे कि जनाब आपने 40 मन पैदावार काटन की आप किस तरह ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि तिलों की पैदावार आप 30 मन किस तरह ले सकते हैं। 2, 3, 4 पॉइंट्स के अंदर आपको महसूस करेंगे कि वाकई हम तिलों की पैदावार इतनी ले सकते हैं। मसला ये है कि हमारे पास थोड़ा सा वसाइल ना होने की वजह से जब ज़्यादा रकबा हम काश्त करते हैं तो कोई चीज़ भी हमारे काबू में नहीं आती। टोटल पैदावार जब हमारी औसत कम आती है, मार्केट में मसाइल बनते हैं, एक फसल के पीछे जाते हैं। लिहाजा डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि ज़्यादा फसलों की काश्त इस वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इस चीज़ पे आना होगा, फोकस करना होगा। आज अगर 3-4 लाख एक आम के 1 एकड़ से कमा रहे हैं, जो मॉडल मैं बता रहा हूँ कि एक पौधा अगर आपको देता है 150 पेटी तो सारे क्यों ना दें। अब ये सोचना पड़ेगा कि वो आम का दरख्त आपको 150 दे रहा है तो बाकी क्यों नहीं दे रहे। जब आपकी तवज्जो छोटे यूनिट पे आएगी तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें से इतनी पैदावार ले जाएंगे। और इस वक्त दुनिया में अखराजात को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ज़रा यूनिट थोड़ा, मकसद ये नहीं है कि आप बहुत छोटा कर जाएँ, यूनिट ज़रा थोड़ा छोटा करेंगे, आपका खर्चा कम होगा, पैदावार ज़्यादा आएगी, अनवाउ अक़साम की पैदावार पड़ी होगी, मार्केट में जाके हम फेस करेंगे। हम ये भी समझते हैं कि इस मॉडल में जब आपकी पैदावार आएगी तो एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करना होगा। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के हेड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट्स मार्केट की चीज़ें वो करने के लिए, लेकिन एज ए डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डीजी खार डिवीजन और मेरे काश्तकार, हमने अपने लिए क्या करना है, हमने अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाना है। जब हम फसल की पैदावार बढ़ाएंगे, ज़्यादा आएगी, तो हम ऑटोमेटिकली अपना नफ़ा जो है वो हम इंश्योर अपना कर रहे होंगे। ये बुनियादी एक पॉइंट है, कुलिया है, जिस तरह हमने आज के साथ तवज्जो करनी है। मैं इसको रिलेट करता हूँ कपास की फसल के साथ। काश्तकार भाइयों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 3-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ, आप यकीन करें कि इन पर अमल करेंगे तो आप कपास की 30-40 मन पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। 3-4 चीज़ें सिर्फ और सिर्फ। बुनियादी पहली चीज़, जहाँ पे हम कपास काश्त कर रहे हैं, पहले थी नॉन बीटी वैरायटी, अब आ गया बीटी। अब सारे दोस्त इतफाक़ करेंगे कि नॉन बीटी अक़साम का फल लेट आता था, 2-3 महीने से लेट फल आता था। जब फल आता था तो उस वक़्त खाद की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत उस वक़्त होती थी। काश्तकार के जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि जी मैंने वो जी 2-3 महीने तो काटन वैसे खेत में पड़ी रहती है, चलती रहती है, ये नॉन बीटी थी। तो जब से बीटी आई है तो इसकी सारी तरजीहात चेंज हो गई हैं। इसका फल फूल जो है वो 5-6 से शुरू हो गया है। जब जिस फसल ने फल फूल शुरू से देना शुरू कर दिया है तो उस वक्त खाद पानी की ज़रूरत भी तो इसकी शुरू में आएगी ना। तो वो जो कंसेप्ट था नॉन बीटी वैरायटी को चलाने वाला, वो आज तक हमारे जहन में बैठा हुआ, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में जा रहे हैं, उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से हमारी फसल ख़राब हो जाती है। मैं आपको बात बताऊँ, यकीन करें जब आप ये बात मेरी सुन के जाएंगे तो आप बड़े खुश होंगे। बीटी वैरायटी जैसी नेमत वो लोग जानते हैं जो कि नॉन बीटी चलाते थे, मेहनत करते थे, फल ही नहीं आता था। अगस्त में फल आएगा, सितंबर में फल आएगा, चितकबरी आएगी, अमेरिकन आएगी, उसको खा जाएगी, उस पर जनाब स्प्रे पे स्प्रे हम कर रहे हैं धड़ाधड़, जिसकी वजह से वो फसल हमारी ख़राब हो जाती थी। दुनिया ने सोचा बीटी लेके आए कि चितकबरी अमेरिकन से जान छुड़ा लें। अब जब बीटी आ गई तो हमारे गले में और मुसीबतें पड़ गई हैं। इसमें सफ़ेद मक्खी नीचे आके बैठ गई है।
इसमें खाद की ज़रूरत इसमें ज़्यादा है, इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। ये खाद पानी की ज़रूरत में ज़्यादा है, तो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आज अब जाके बीटी को, जिस तरह मैं 2-3 बातें बताता हूँ, ट्रीट करें। बीटी इतनी ज़बरदस्त है कि जितना फल लेना चाहें। मेरे काश्तकार भाइयों, जब हम सब्ज़ी काश्त करते हैं बड़े नाज और नखरे के साथ उसको हम पालते हैं, तो यार ये इसका पत्ता ना ख़राब हो जाए, इस पर फंगस ना लग जाए, इस पे इसका जो फल कद्दू तोरी है ये ख़राब ना हो जाए, इसको फौरी हमने मिर्च को मार्केट में लेके जाना है। और कपास एक ऐसी फसल है जो कि गद्दे की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। सख्त जान फसल है, पड़ी है खेत में, ना उसकी छिदराई की, ना उस पर खुराक का ख्याल रखा। हम ये सोचते हैं कि हो जाएगी, हो जाती थी, लेकिन वो थी नॉन बीटी। जब से बीटी आई है तो इसके हमें फ़ायदे और नुकसान पे सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा इसमें फ़ायदा है और कौन सा इसमें नुकसान है। बीटी का ज़बरदस्त फ़ायदा है कि 5-6 दिन से आपको फल देना शुरू कर देती है। अब आप एक मैदान में अखाड़े के अंदर हैं, आपके सामने पहलवान है, तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, आप चौकन्ना होंगे, चौकस होंगे कि सामने वाला पहलवान है, मैंने इसको दाव पेच किस तरीके से मार के इसको हराना है। लिहाजा बीटी वो पहलवान है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का है कि आपने अगर आंखें अपनी थोड़ी सी बंद अब करते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। जड़ी बूटियाँ चढ़ गई इसके ऊपर, काम ख़त्म। इसको खाद नहीं दे सके, कमज़ोर हो गई, ख़त्म। इस पर पानी नहीं लगा, पानी का सोखा आ गया तो ख़त्म। लिहाजा बीटी की टेक्नोलॉजी ये है कि इसमें जो फल ज़्यादा आता है उसको सोच समझ के हमने शुरू में से इसको हमने करना है। मैंने एक जगह पे ट्रायल लगवाया, 7वें दिन नाइट्रोफास का मैंने एक बैग अप्लाई किया, और वो फसल जो कि 25 दिन पहले काश्त थी और जिस पे नाइट्रोफास का 7वें दिन वहाँ पे एक बैग अप्लाई हुआ है, तो उनका कद एक बराबर हो गया है। लिहाजा बीटी कपास को चलाने के लिए अगर आपने बड़ी तवज्जो के साथ चलाएंगे तो इस जैसी फसल नहीं है और बेहतरीन हमें रिजल्ट देगी। हमारे सामने अगस्त और सितंबर राजनपुर के हवाले से हमारे सामने हैं, लेकिन मैं दाद देता हूँ राजनपुर के काश्तकार को जिसने आज तक कपास नहीं छोड़ी। और आज के प्रोग्राम के बाद मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह राजनपुर पूरे पाकिस्तान में सुर्खरू होकर दिखाएगा। आपको टेक्नोलॉजी की चंद चीज़ें मैं बताता हूँ, ये हमने इंशाल्लाह करनी है। पहली चीज़, आप दोस्तों को कहा गया है कि हार्ड पैन तोड़ें। आपको पता है कि रकबे ज़रा पक्के वाट के नॉन बीटी चल जाती थी, पक्के वाट में बीटी नहीं चलती। आपने हार्ड पैन तोड़े, नीचे गहरे हल चलाएं, ये पहले हमने बात की थी। गहरे हल चलेंगे, पौधे की जड़ें नीचे जाएंगी, वो बेहतर होगा। जिन दोस्तों ने गहरा हल चलाया बड़ा ज़बरदस्त किया, और जो लोग नहीं चला सके आगे उन्होंने सोचना है कि अब इस वक्त क्या करना है। आपके देखें हाजीपुर से यहाँ तक देखें सारे, ये मैं डीजी साहब को, जनाब चौधरी हमीद साहब को लेके गया वहाँ पे, जहाँ पे कपास के पौधे हैं वहाँ पे सफ़ेद कलर पड़ा हुआ है, शोर पड़ा हुआ है। अगर वो उसका होगा क्या, बारिश आएगी, पानी खड़ा होगा, फसल ख़त्म। वहाँ पे अगर वहाँ पे सोखा आ जाएगा, पानी नहीं होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी नहीं है ज़मीन की, जो रूट है जहाँ पे जड़ें हैं वहाँ पे पानी नहीं खड़ा होता, वहाँ पे मसला वहाँ पे हो जाएगा। लिहाजा आपने ऐसा रकबा जो शोर वाला है वहाँ पे उसकी करनी है इस्लाह। इस्लाह के 2 तरीके होते हैं। एक, आपने शुरू में फसल काश्त करने से पहले इस्लाह कर लें, गोबर डाल दें, गहरा हल चला दें, उसमें नामियाती सब्ज़ खाद डाल दें, एक वो होता है। एक अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें खादें डालेंगे तेज़ाबी, ताकि उसमें नमकियात का मसला हल हो। DAP की जगह नाइट्रोफास, और आपने यूरिया की बजाय अमोनियम सल्फेट, सल्फ़र जाएगा, सल्फ़र इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पोटाशियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि साल्ट का असर ख़त्म हो, नमकियात वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाए, ताकि खुराक उसको अच्छी मिले। तो अच्छी खुराक मिलेगी तो हमारे बेहतरीन तरीके से। और जिस तरीके से हमने कैंपेन चलाई है कि सख्त तह को तोड़ें, दूसरी हमने कैंपेन चलाई है कि फ़ी एकड़ पौधों की तादाद बराबर रखें। जहाँ पे गैप आया ज़्यादा तो वो भी पैदावार सही नहीं आएगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा राजनपुर में हमारे यहाँ पे एक स्पेशल हम कैंपेन आपके लिए लेकर आए हैं, वो है पौधों की छिदराई। याद रखें, 2 पौधे इकट्ठे खड़े हैं, आप जाके आज भी जाके देख लें, 2 पौधे इकट्ठे होंगे, उनकी जड़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, उनकी जड़ें सही तरीके से नहीं फैलती इधर उधर। जहाँ पे 2 पौधे इकट्ठे खड़े होंगे, उनका ऊपर देखें कद जल्दी बड़ा हो जाता है, और कद जब जल्दी बड़ा हो जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। लिहाजा एक पौधा आज जाके अपनी फसल में जाके देखें, जो अकेला पौधा शुरू में हमने छिदाई कर ली थी, वो उसकी देखें, उसका स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त होगा, उसमें फल भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। लिहाजा छिदराई हर सूरत करें। दूसरा जो हमें मसला है राजनपुर में, वो है सफ़ेद मक्खी का। तो हमें भी पता है सफ़ेद मक्खी कपास के नीचे आके बैठी तो इसने कंट्रोल नहीं होना, चाहे जो कुछ भी कर लें, नीचे तक स्प्रे पहुँचेगा नहीं, टारगेट होगी नहीं, लिहाजा इसने कंट्रोल नहीं होना। इसके लिए हमने कैंपेन चली। बड़ी खुशी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब जौनपुर से मैं आया हूँ, रास्ते में मुझे 50% खेत ऐसे मिले हैं जहाँ पे छिदराई हुई है और पौधे बड़े अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े कटोरी वाले पौधे लग रहे हैं। लिहाजा इस वक्त जहाँ जहाँ पे छिदराई की ज़रूरत है फौरी तौर पर अकेला पौधा करें और छिदराई वहाँ पे कर दें, ताकि पौधा खुला हो, उसमें से रोशनी हवा गुजरे, और अगर कल को उसमें स्प्रे भी करना पड़ जाए तो वो कर सकें। और ये मैं आपको बताऊँ कि सोशल मीडिया पे
जो अच्छे लोग हैं, जो लोधरा साइड उस साइड पे जो कपास की 70 मन तक पैदावार ले रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया, किसी ने पूछा कि पौधे से पौधे का कितना फासला होना चाहिए। किसी ने कहा कि जी 1.5 फुट कर लें, उसने कहा नहीं 1.5 फुट ना करें, ये मिल जाएगी आपस में, 2 फुट कर लें। किसी ने कहा 2.5 फुट कर लें। बुनियादी तौर पे सब्जी की तरह चलाने के लिए कपास का पौधा एक एक पे तवज्जो देना होगी, इसके मसले को समझना होगा, इसको खुराक उसके मुताबिक देना होगी, और फिर हम बैठ के एंजॉय करेंगे। जनाब के 70 मन ले रहे हैं, 80 मन ले रहे हैं। आज भी अगर अपने हम हिसाब से देखें, हमारे अपने इलाके में जहाँ पे ठेका 50,000 60,000 ज़मीन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, जबकि आप लोधरा दुनियापुर साइड से उस साइड पर जाके देखें तो वहाँ पे 3-3 लाख तक वहाँ पे हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप अच्छी ज़राअत कर लें तो यहाँ पे अच्छा मुनाफा भी आ सकता है। मतलब ये है कि वहाँ पे लोग अगर 3 लाख ठेका दे रहे हैं तो अच्छा नफ़ा भी कमा रहे हैं वो लोग। अगर यहाँ पे 60-70 हज़ार पे कोई ज़मीन लेने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर कुछ मसाइल मैनेजमेंट में हैं। लिहाजा यहाँ पे डेरा गाजी खान डिवीजन में और ख़ास तौर पर राजनपुर में इस पर काम करने की इंतहाई ज़रूरत है कि अपनी ज़राअत को थोड़ा सा रिवाइज़ करके सोचें कि हम किस तरह करें। पहला वही कि फोकस करें, तवज्जो करें। दूसरी जो मैं टेक्नोलॉजी कपास की बता रहा हूँ कि हार्ड पैन तोड़ा नहीं तोड़ सके, कोई तेज़ाब इस्तेमाल कर लें, कोई यहाँ पे सल्फ़र इस्तेमाल कर लें, कोई यहाँ पे बेहतर पोटाशियम सल्फेट करेंगे तो यहाँ पे सल्फ़र होगा वो इस्तेमाल कर लें, और छिद्राई की मैंने बात की वो कर लें। सबसे अहम पॉइंट, जड़ी बूटियाँ तो आप बेहतर समझते हैं, जड़ी बूटियाँ का कंट्रोल जब तक नहीं है तो हम बेहतर वो नहीं कर सकते। एक और था कि यहाँ पे हम पहले खेल को तोड़ते थे, कपास की खेल को तोड़ते थे, जिसकी वजह से उसकी रूट्स जो जड़ें थी वो बराबर इधर उधर फैलती थी। आज जब आप एक पौधा निकालते हैं तो जड़ें, उसकी जो नाली होती है उस साइड पर होती नहीं है, जबकि दूसरी साइड पर जड़ें होती हैं। तो इस वजह से अगर खेल तोड़ सकती है, टूट सकती है वहाँ पे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। उसके बाद ज़मीन के अंदर पानी को जड़ों के अंदर रोकने की सलाहियत वहाँ पे बढ़ जाएगी। खेल बनी हुई है, हल्का पानी उसमें से लग रहा है, हल्का पानी लगने के साथ वो जैसा एक सीमेंट होता है, एक पक्का फर्श होता है, वहाँ पे बन गया है, पानी ऊपर से जाता है और सही जो पानी ज़मीन के उससे जड़ों में पहुँचता नहीं है। अगर आप इसमें हल चलाने और खेल को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म से आपको इसका फ़ायदा होगा। और जो सबसे बेहतर बात मैंने आपको की, याद रखें, कपास अगर आपने बचानी है तो आपको पहले 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पूरी तवज्जो के साथ एक कुलिया बना लें जाके अपनी फसल में। जो फसल आपको 4 फुट की नज़र आए, 3-3 4-4 टिंडे हों, तो समझ लें कि अब पछताया क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बजाय इसके कि चिड़िया खेत चुग जाएं, उससे पहले एक मॉडल बना लें, यार्ड स्टिक बना लें। वो ये है 1 फुट 15 टिंडे, 2 फुट 30 टिंडे, 3 फुट 45 टिंडे। फिर आप देखें छिद्राई हुआ पौधा 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 टिंडे होंगे तो होगा, वरना अगर हमने घास लेना है तो ऊपर कद बड़ा हो जाएगा, कल को सफ़ेद मक्खी ने नीचे आके बैठना है, वहाँ पे स्प्रे वहाँ पे जाएगा नहीं, वहाँ पे मसले मसाइल आएंगे। तो इस वक्त अगर आप शुरू में डीएपी और पोटाश डाल चुके हैं तो आपने अच्छा किया। अगर डीएपी और पोटाश नहीं डाल सके तो आपने अब डीएपी की जगह सालोबल आपके पास फर्टिलाइज़र नाइट्रोफास की शक्ल में मौजूद है, और पोटाशियम सल्फेट जो एसओपी खाद है वो आपके पास सालोबल मौजूद है। आप बेशक थोड़ी मिकदार करके हर पानी के साथ इसको दें, और कोशिश करें कि छिद्राई के बाद आप इसको 2 महीने 3 महीने तक कद इसका 3 फुट हो, 3.5 4 फुट हो, 45 40 50 60 टिंडा हो। स्प्रे करना भी आसान, जब इतना कद होगा, टिंडे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे जो मक्खी आएगी उसके साथ लड़ना भी आसान होगा। तो इस तरीके से हम अपनी कपास की फसल को हम बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि राजनपुर की काटन हम वो संभालेंगे और काश्तकार हमारा बड़ा एक्टिव है। 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस पर हम अमल करेंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपके साथ है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि फातिमा फर्टिलाइज़र ने ये प्रोग्राम, पिछले साल भी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था और दोबारा इन्होंने प्रोग्राम यहाँ पे कराया, इन्होंने होस्ट किया प्रोग्राम को। और हकीकत सी बात है कि आज मैं एक बात करता हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल पे क्या क्वालिटी कंट्रोल है। मेरा फार्मर कहे कि ये क्वालिटी है, फार्मर कहे मुझे डीएपी चाहिए, फार्मर कहे जी नाइट्रोफास ब्रांड है बड़ा अच्छा है, फार्मर कहे अमोनियम सल्फेट अच्छा है, फार्मर कहे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। लिहाजा जो हकीकत मानने वाली बात है, मुझे इसमें कोई तरद्दुद नहीं है। इस वक्त का जो बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास है वो हमारे सालोबल, हमारे पास नाइट्रोफास मौजूद है। और चाहे जिसका भी हो, मुझे चाहिए वो प्रोडक्ट जो कि मेरे काश्तकार की पैदावार को बढ़ाए। और इस वक्त सालोबल ये चाहिए और पोटाशियम सल्फेट चाहिए जो कि हल पजीर है। अगर आप डीएपी को पानी में ड्रम में घोल के दे सकते हैं वो ठीक है, सल्फ़र उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र ज़मीनों के लिए, राजनपुर की ज़मीनों के लिए बेहतर है, और उसके साथ पोटाश बेहतर है। याद रखें NPK, जब जिंक बोरान की बात आती है वो बाद की है, अब के को ना छोड़ा करें। अगर आपने बेहतरीन पैदावार लेनी है तो आपको पोटाशियम भी इस्तेमाल करना होगा, हर सूरत इस्तेमाल करना होगा। N नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K पोटाश।
लिहाजा NPK जो बुनियादी खुराक है वो पूरी करें। उसके बाद जिंक है, बोरान है, बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह के काटन में बोरान की कमी हो जाती है तो वो भी आपने इस्तेमाल करना है। तो ये बुनियादी चीज़ें जो है ना वो हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे यहाँ पे सरपरस्त आला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आपको बताएंगे। मेरी सब काश्तकारों से मैं दोबारा गुजारिश दरख्वास्त करता हूँ, जो 3-4 चीज़ें बताई हैं वो कर लें। गहरा हल ज़मीन में नीचे तक, पौधों की तादाद पूरी, छिदराई, जड़ी बूटियों का कंट्रोल, एक एक पौधा बेहतरीन तरीके से हो, और खादों का मुतवाज़न और बैलेंस इस्तेमाल। और इंशाअल्लाह कि अगर ये हम कर लेते हैं तो कल को दुनिया कहेगी कि राजनपुर वाले लड़ गए और राजनपुर वालों ने ज़बरदस्त किस्म की पैदावार जो है ना वो ले ली। कि इस वक्त हमारे अंदर सारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान और डॉक्टर मंसूर साहब डिप्टी कमिश्नर राजनपुर यहाँ पे मौजूद हैं। तो काश्तकार भाइयों, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इस तरह न सिर्फ कपास की फसल बल्कि हर फसल से हम बेहतरीन पैदावार इंशाअल्लाह लेने में कामयाब होंगे और अपनी काश्तकारी को मुनाफा बख्श बनाएंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये थे माहर मोहम्मद आबिद साहब, जिन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में कपास की अच्छी पैदावार के लिए बहुत ही मुफीद मशवरे दिए। मैं फॉर्मली वेलकम करता हूँ डॉक्टर मंसूर अहमद लोच साहब को, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर। कपास की फसल की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए पौधों को नुकसानदेह कीड़ों से बचाना भी इतना ही अशद ज़रूरी है जितना कि उसको अच्छी खुराक देना। तो इस बारे में नहायत कीमती मशवरे देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं लाहौर से डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग पंजाब जनाब डॉक्टर आमिर रसूल साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आमिर रसूल साहब से कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और कपास के कीड़ों के हवाले से नुकसानदेह कीड़े और उनकी बीमारियों के बारे में हाज़रीन को अपनी कीमती रहें। जनाब आमिर रसूल साहब। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहायत ही मोहतरम डॉक्टर अंजम अली भुट्टर साहब, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर, डॉक्टर चौधरी अब्दुल हमीद साहब, मार आबद हुसैन, डॉक्टर सईद इकबाल साहब, इमरान हमीद साहब और बहुत ही प्यारे ज़मींदार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हदीस नबवी है, उसका मफ़हूम है कि जब कोई इंसान कोई पौधा लगाता है, कोई सब्ज़ा उगाता है, वहाँ से कोई इंसान खुराक लें, चरिंद परिंद खुराक लें तो वो सदका जारी है। तो इस हाल में बैठे हुए मुझे बहुत खुशी है कि माशाल्लाह ये तमाम के तमाम ज़मींदार हैं और इस एक इबादत भी है और पेशा भी है। और आप इस गर्मी के मौसम में इंतज़ार भी किया आपने, हम आपके माज़रत ख़्वाह हैं, हम लाहौर से तशरीफ़ लाए और ये साबित करता है कि आप लोग जो हैं वो ज़राअत से मोहब्बत करते हैं, कपास से मोहब्बत करते हैं। और सब्ज़ कपास कन्वेंशन में जो फातिमा फर्टिलाइज़र ने और महकमा ज़राअत राजनपुर ने, DG खान ने अरेंज किया है और उसमें आपकी तशरीफ़ आवरी हुई और कपास को हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो एक थोड़े क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा सीरीयस होए हुए ने, वो ये कहते होंगे ने कि कपाह वाला ज़मींदार अगर कपाह ला के मरी जाए, जिस तरह मार साहब कह रहे हैं कि हफ्ते 2 दफ़ा पेस्ट स्काउटिंग करो, जे कपाह ला के मरी जाना है या फोर्ट मनरो जाना है तो फिर कपाह नहीं लानी चाहिए। कपाह लानी है तो कपाह वाले ज़मींदार नूं कपाह दे विच फिर रहना पैना। मौसमियाती तब्दीलियां ने जिद्दां बहुत सारी चीज़ों नूं इफेक्ट किया है, कपाह सब नालों ज़्यादा हिट हुई है। बाकी फसलां फिर भी गुजारा कर रही ने, लेकिन साडियां जिहड़ियां किस्मां ने इस वेले काफ़ी हद तक को माशाअल्लाह बेहतर ने हुण परफॉर्म कर रही ने। गर्मी नूं, सख्ती नूं, ज़्यादा बारिशां, मुख्तलिफ मौसम का पता नहीं है। तुसीं 3-4 दिन पहले देखो हीट वेव बहुत ज़्यादा सी, कल तो परसों तो बारिश शुरू हुई है, हुण मौसम कदरे कंफर्टेबल है तो हुण माशाअल्लाह बेहतरीन मौसम है कपाह लई। इस वक्त मैं 2-3 मसाइल जिहड़े तुहानूं अगे आने वाले वक्त कपाह के हवाले नाल उत्ते गुफ्तगू करांगा, बार बार गल्लां रिपीट नहीं करांगा। एक तो है कि चूँकि हर दफ़ा ये हुंदा है कि राजनपुर मैं देख रहा सी कि तुहाडे माशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि जिन्नियां इस रोड के उपर कॉटन फैक्ट्रीज़ ने शायद पाकिस्तान के किसी रोड पर ने। इस चीज़ का गवाह है कि राजनपुर के लोग दी कपाह 40 मन 50 मन आंदी रही है। यही लोग यही ज़मीनां इन्नी पैदावार दिंदियां रही ने। कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां साडे करन वालियां ने, कुछ बाकी क्योंकि ओपन रूफ है, अल्लाह ताला दी मर्जी उच्च बड़ी है, शामिल हुंदी है। असीं सारे दुआ गो हाँ कि इंशाअल्लाह असीं मेहनत करिए, अल्लाह ताला साडी फसल भी भरपूर होए तो असीं भरपूर कपाह की पैदावार लैके खुशहाल होइए। इहदे विच कोई दो राय नहीं कि कपाह जिहड़ी है एक साडी नकदावर फसल है, बड़ी अहम है, साडे मुआशी इस्तेहकाम की जमानत है,
ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲੀ ਬਤਾਇਆ। ਮੈਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਪਾਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਮਣ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੱਤੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਸਪਰੇਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਹਿੱਲਣ, ਪੌਦੇ ਹਿੱਲਣ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਅਗਰ 5 ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਫੀ ਪੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ 5 ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20 ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਫੀ ਪੱਤਾ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਵਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਹੋਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਫਾ ਜੇ ਪੈਸਟ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਹਫਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਛਦਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਛਦਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਏ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 'ਚ ਅਗਰ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਸਮ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ ਤੇਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ, ਪੈਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਸੀ, तमाम शोबे साढ़े तुहाडे नाल ने। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਜ਼ਲਪੁਰ, ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸ ਚੂਸਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੌਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਰਸ ਚੂਸਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਸਦਾਰ ਮਾਦਾ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੇਸਦਾਰ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਫਲੋਕਸੀਸਟ੍ਰੋਬਨ ਟੈਬਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਬਲੀਚ ਹੈ, ਈਵਨ ਬਲੀਚ ਤੁਸੀਂ 500 ml 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਤੇ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਲੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਟਿੰਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2 ਦਫਾ 3 ਦਫਾ ਜਾਓ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਕੀੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਮਰਬੂਤ ਤਰੀਕਾ ਇੰਸਦਾਦ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੀਲੇ ਫੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 15-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜੇਸੜ ਤੇ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜੀਨ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫਲਸ਼ ਆਇਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਕਪਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਛੁੱਟਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੀਜੀ ਖਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪਛੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਸਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਐਵਰ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਚਾਵਲ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤੋਂ 3-4 ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਵਤ ਮਦਾਫੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਗਰ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਤੌਸੀਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਔਰ ਫਾਤਮਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਹਾਇਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਚਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਸਹੂਲਤ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਸੇ ਸਹੂਲਤ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਈ ਅਦਵੀਆਤ ਖਾਲਸ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ਾ ਨਰਖਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ। ਪੈਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। DC ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੋਜੀਹਾਤ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸ ਜ਼ਰਈ ਅਦਵੀਆਤ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਟਨੋਰ 'ਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर रसूल साहब, DG प्लांट प्रोटेक्शन पंजाब ने कपास की फसल को नुकसानदेह कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए अपने कीमती मशवरे जो हैं वो किसानों को फराहम किए। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार, खुसूसन कपास की पैदावार के लिए मुतवाज़न और मुतनासिब खादों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। खादों की चीदा खसूसियात, खादों के फ़वाइद, ज़मीन की तबीयत के मुताबिक खादों का इस्तेमाल और कपास की फसल में खादों की सिफारिशात और हमारी रहनुमाई के लिए फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड के हेड ऑफिस से तशरीफ़ लाए हैं फार्म एडवाइज़री सर्विसेज मैनेजर डॉक्टर सईद इकबाल साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ कि डॉक्टर साहब अपना कीमती टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब का बड़ा डायनेमिक एक्सपीरियंस है और टेक्निकल सर्विसेज डिपार्टमेंट फातिमा ग्रुप को ये हेड कर रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर सईद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, मंसूर बलोच साहब, जनाब डॉक्टर अंजुम अली बुटर साहब, चौधरी अब्दुल हमीद साहब DG एक्सटेंशन, जनाब डॉक्टर आमिर रसूल साहब DG पेस्ट वार्निंग, जनाब कुलाची साहब डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन, और सबसे ज़्यादा मैं मशकूर हूँ महर आबिद हुसैन साहब और उनकी टीम का कि उन्होंने बहुत मेहनत करके हमारी ये मदद फरमाई कि हम आप लोगों से मुखातिब हो सकें। और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आप लोगों का, हमारे फार्मर हजरात जो इतनी गर्मी में अपना काम छोड़ के यहाँ पे हमारे पास आए। 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो जो मेरा टॉपिक है फर्टिलाइज़र का, लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। एक है कि ये सब लोगों ने तकरीबन इसको टच किया है, मैं भी थोड़ा सा इस पे ज़ोर दूंगा कि हमारी जो कपास की फसल है वो हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होगा कि जो जितनी भी हमारी फसलात हैं उनका हमारे GDP के अंदर तकरीबन 6500 अरब रुपए का कंट्रीब्यूशन है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार है वो कपास की फसल का है। वो इसलिए अहम किरदार है कि 60% मुल्क की जितनी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, बरामदात करते हैं, उसमें 60% जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कपास की फसल जो है वो उसके अंदर उसका किरदार होता है। लिहाजा अगर हम कपास की फसल के ऊपर भरपूर तवज्जो दे दें और अपनी पैदावार को बढ़ा लें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें, तो ये जो कर्ज़जात जो मुल्क को लेने पड़ रहे हैं, मेरे ख़्याल में कि एक वाहिद फसल है जो इस तमाम मुल्की मसाइल का हल जिसके अंदर मौजूद है, मुल्की मईशत को वो ठीक कर सकती है, वो कपास की फसल है। अब दूसरा ये है कि कपास की फसल को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। हमारा आबिद साहब ने आपको बेहतरीन मशवरे दिए, जनाब डॉक्टर आमिर रसूल साहब ने आपको बेहतरीन मशवरे दिए। दोनों में अगर एक कॉमन चीज़ देखें तो इन दोनों की तकरीरों के दौरान ये पता चला कि जब तक आपका फसल के ऊपर भरपूर तवज्जो नहीं देंगे उस वक़्त तक आप पैदावार हासिल नहीं कर सकते। एक ज़माना था
कि जब जो हमारी ज़राअत है इसको हाबी के तौर पे लिया जाता था, कि लोग कहते थे कि असल उनका ज़रिया माश कुछ और है, लेकिन वो एक हाबी के तौर पर, एक मशगले के तौर पर, चलो जी 15-20 एकड़ 30 एकड़ का कपास काश्त की हुई है, जितनी भी पैदावार आ गई हम उसमें से वो गुजारा कर लेते थे। और मे भी उस वक्त के हिसाब से ये स्ट्रेटजी ठीक भी हो, लेकिन आजकल के हिसाब से देखा जाए तो जितनी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, जितनी ज़राअत मुश्किल होती जा रही है, जब तक इसको आप इंडस्ट्री का एक दर्जा नहीं देंगे, आप भरपूर पैदावार नहीं ले सकते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि देखें, दो हैं कि आप एक पैदावार बढ़ा लें और फिर उसकी कीमत आपको अच्छी मिल जाए। अब एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे से मुराद आपके फार्मर के कंट्रोल में है, वो है पैदावार बढ़ाना। दूसरी चीज़ है कीमत। कीमत आपको पता है कि मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। इंटरनेशनल मार्केट कैसे करती है वो काफ़ी हद तक किसी के भी, अगर देखा जाए तो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अब इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन ये समझ लें कि अगर आप 30 मन पैदावार लेते हैं या 20 मन पैदावार लेते हैं और 5,000 रुपये आपको कीमत मिलती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी फ़ी एकड़ आमदनी 1 लाख रुपए होगी। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम 50 मन पैदावार लेते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है, जो कि जिनकी निशानदेही आबिद साहब ने भी फरमाई है, जिनकी निशानदेही जो आमिर रसूल साहब ने भी आपको दी है, अगर हम 50 मन पे अपनी पैदावार ले जाते हैं और कीमत हम कहते हैं कि बहुत कम होके 5,000 से कम होके 2,000 पे आके गिरती है, तो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार फिर भी 1 लाख रुपए ही रहेगी। लिहाजा कोशिश ये करें कि अपनी पैदावार जो है उसकी फ़ी एकड़ पैदावार को आप बढ़ाएं, और उसके साथ फिर हम ये कोशिश भी होगी, पॉलिसी मेकर्स से भी दरख्वास्त होगी, और जो जितने भी मुल्क के ये नज़्म नक्श चलाने वाले हैं उनसे भी दरख्वास्त होगी कि अगर उसके आपके जो फ़ी एकड़ फ़ी मन जो आपकी कीमत है वो भी अगर आपको बेहतर मिल जाएगी तो वो एक सोने पे सुहागा होगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश यही होती है कि आप इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें ज़रूर हाजिर हुआ करें। ये प्रोग्राम जैसा अभी डिवीज़न लेवल पे हो रहा है, इसी तरीके से तहसील लेवल पे भी हम ये प्रोग्राम करते हैं, बल्कि हम यूनियन काउंसिल लेवल पे भी ये प्रोग्राम करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि महकमा ज़राअत के साथ हम मिल के चलें, क्योंकि उनकी अपनी सिफारिशात होती हैं, उनको भी हम साथ लेकर चलते हैं। इन प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जो होता है वो आप लोगों तक वो तमाम स्टेप, वो तमाम जो गुजारिशात आप तक पहुँचानी होती हैं, जिन पर अमल करके आप अपनी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि डूएबल ना हो, या करने के लिए ना हो, या बहुत मुश्किल हो। हमने ये देखा है कि इस पंडाल के अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने 40 मन 50 मन पर तक फ़ी एकड़ पैदावार भी हासिल की, और उनसे आपका हम तारुफ भी कराएंगे, आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। तो क्या वजह है कि एक किसान जो है, राजनपुर का किसान, वो 20 मन ले रहा है, और उसी माहौल के अंदर, उसी आबो हवा के अंदर, उसी पानी के साथ, उसी तरह की ज़मीनी साख के साथ, उसी तरह की खादें, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके वो 40-50 मन फ़ी एकड़ पैदावार ले रहा है। ठीक है। उसके अंदर जो बुनियादी फ़र्क मैंने देखा है वो यही है तवज्जो का, कि अगर एक काश्तकार जो है वो वही चीज़ें इस्तेमाल करता है लेकिन तवज्जो के साथ इस्तेमाल करता है, तो उसकी पैदावार नतीजतन ज़्यादा आएगी, बजाय इसके कि वही खर्चा उसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके अगर आप सही तरीके से तवज्जो नहीं दे पाते तो फिर आपकी पैदावार में जो है वो कमी आएगी। अब जो मेरा असल टारगेट है, जो मेरी तकरीर का जो बुनियादी मकसद है, वो आप लोगों तक जो कपास के ऊपर किस किस्म की खादें इस्तेमाल करनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। उससे पहले अगर आप ये देखें तो इस वक्त हमारी जो औसत पैदावार है, कौमी औसत है, वो 20 मन है, और लेकिन हमारे जो तरक्की पसंद काश्तकार हैं, यानी वो काश्तकार जो अपनी खेतों में हर दूसरे तीसरे दिन जाके विज़िट करते हैं और वो भरपूर अपनी पैदावार लेते हैं, उनकी औसत पैदावार जो है वो 30 से 35 मन है। अगर आप देखें तो ये तकरीबन 50 से 60% जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार के अंदर गैप मौजूद है। बाकी फसलों में भी यही है, लेकिन इस वक्त चूँकि कपास का सीज़न है तो हम कपास के ऊपर तवज्जो देखें। ये 10 से 15 मन अगर फ़ी एकड़ पैदावार अपनी आप बढ़ा जाते हैं तो आप देखें कि आपकी जो फ़ी एकड़ आमदनी होगी उसमें कितना ज़्यादा जो है वो इजाफा हो जाएगा। अगर हम जो खुराकी अज्जा हैं उनको देखें तो हर ज़मीन के अंदर इस वक्त नाइट्रोजन 100% ज़मीनों में कम है, यानी नाइट्रोजन की खाद अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपनी फ़ी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ा सकते।
इसी तरीके से फास्फोरस जो है, जो पहले कुदरती तौर पे हमारी ज़मीनों में मौजूद थी, 2 फसलें 3 फसलें लेने के बावजूद की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई है। देखें, आपकी जो ज़मीन है ये बिल्कुल एक बैंक बैलेंस की तौर पे है। अगर आप उसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं डालेंगे, जिस तरह आपके बैंक बैलेंस के अंदर अगर बैलेंस मौजूद नहीं है तो आप विड्रा नहीं कर सकते। आपको कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है, वो आप अपनी रकम निकलवाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर पैसे डलवाने पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी फसल जो है भरपूर न्यूट्रिशन हासिल कर सके, खुराकी अज्जा ज़मीन से हासिल कर सके, तो जो कुदरती तौर पे मौजूद थे वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें ये अब अपनी ज़मीनों के अंदर ये डालने पड़ेंगे। फास्फोरस जो है वो 80 से 90% ज़मीनों में वो भी कम हो गई है। जिस तरह मार साहब ने आपको फरमाया था कि जी जो पोटाश है वो पहले कुदरती तौर पर मौजूद थी और हमें एडिशनल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन तकरीबन वो है 50% ज़मीनों में वो भी कम है। जब तक ये पोटाश आप नहीं डालेंगे आप भरपूर पैदावार नहीं ले सकते। इसी तरीके से जिंक है, बोरान है, आयरन है, इनकी भी हमारी ज़मीनों में कमी होती जा रही है। जब तक ये आप खुराकी अज्जा पौधे को आप दस्तयाब नहीं करेंगे फर्टिलाइज़र की शक्ल में, माइक्रो न्यूट्रिएंट की शक्ल में, उस वक्त तक आप इनकी भरपूर पैदावार जो है वो नहीं ले सकते। तो कितने डालने चाहिए, कैसे डालने चाहिए, इसका उसूल जो है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। 4 बुनियादी उसूल हैं। IPI एक इदारा है, IPNI एक इदारा है, इंटरनेशनल प्लांट न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तजर्बात किए हैं और उस तजर्बात के नतीजे में बड़े एक सिंपल 4 उसूलों के साथ उन्होंने ये एक फार्मूला बनाया है। वो क्या है कि 4 चीज़ें आप अपनी ठीक कर लें। ये खादों के मतलब भी है, ये इवन पेस्टिसाइड के मतलब भी है कि आप अपनी 4 चीज़ें ठीक कर लें तो आपकी जो पैदावार है वो बेहतरीन हो जाएगी। वो कौन सी हैं कि अगर आप खाद लेने जाते हैं तो किस किस्म की खाद, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा किस्मों की खाद मौजूद होती है, किस किस्म की खाद जो है वो ज़मीन के अंदर डालनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा यह है कि आपने खाद सेलेक्ट कर ली, अब वो कितनी मिकदार में खाद डालनी चाहिए, मिकदार उसकी कितनी होनी चाहिए। आपको पता है कि हर ज़मीन जो है उसकी खुराक देने की सलाहियत जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। इसी तरीके हर फसल जो होती है उसकी खुराक लेने की और पैदावार की बढ़ाने की जो सलाहियत होती है वो मुख्तलिफ होती है। तीसरा, अगर आपने ये भी देख लिया कि कितनी मिकदार में खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर तीसरा है कि किस वक्त के ऊपर देनी चाहिए। वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है वो अपनी पैदावारी सलाहियत तक नहीं पहुँच सकता अगर आप उनमें से कोई अहम मरला जो है वो मिस कर जाते हैं। और चौथा जो है कि वो किस तरीके से देनी चाहिए। आप जब डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं तो वो आपको बताता है कि आपने ये खुराक किस तरीके से लेनी है। वो तरीका जब आप नहीं अपनाएंगे तो आप अच्छी से अच्छी खाद भी लेकर आएंगे, अच्छी से अच्छी मिकदार भी, लेकिन वो भरपूर पैदावार नहीं देगा अगर आप वो उसकी जो तरीक़ाकार है वो उससे आप इस्तेमाल सही तरीके से वो नहीं करेंगे। अब किस किस्म की खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारी जो ज़मीनें हैं कुदरती तौर पे ये एसासी ज़मीनें हैं, इनके अंदर इनकी जो pH लेवल है वो 8 से ऊपर है। अब pH क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये उनकी कीमियाई खुसूसियत है। pH 8 से ऊपर हो चुकी है, क्यों हुई है, वो कुदरती तौर पे ज़मीनों के अंदर चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से pH बढ़ती है, या फिर pH बढ़ती है कि जब आप बार बार ऐसी खादें इस्तेमाल करते हैं कि जिनकी वजह से pH वो बढ़ जाती है। अब इसको pH को कम करने का हमारे पास कोई हल मौजूद नहीं है। हम इसकी ज़मीन की pH को कम नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसी खाद इस्तेमाल करें जिसकी वजह से कुछ वक्ती तौर पे ज़मीन की pH कम हो ताकि वो पौधे को दस्तयाब जो है वो हो सके। अब आप देखेंगे तो 7.5, 7 और 7.5 ये वो pH है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट इस वक्त पौधे को दस्तयाब होते हैं। जो सफ़ेद कलर की आपको ये नज़र आ रही है, लाइन नज़र आ रही है, इस पे आप देखेंगे तो ये वो pH है जिसके ऊपर पौधे को अगर आप फास्फोरस डालेंगे वो पौधे को दस्तयाब नहीं होगी, अगर आप जिंक और बोरान इस्तेमाल करेंगे वो पौधे को दस्तयाब नहीं होगी। वो ज़मीन के अंदर पड़े रहेंगे, ज़ाया नहीं होंगे, लेकिन पौधे को दस्तयाब कम से कम होते हैं। लिहाजा आपने जो खाद का इंतखाब है वो बड़े वाइजली, बड़े अक्लमंदाना तरीके से वो करना है। वो कौन सी खाद है कि जो जिसकी हल पजीरी सबसे ज़्यादा है या जिसकी pH जो है वो सबसे कम है,
वो सरसब्ज नाइट्रोफास की शक्ल में मौजूद है कि सरसब्ज नाइट्रोफास जो है उसकी हल पजीरी इस वक्त मार्केट के अंदर जितनी दस्तियाब खादें हैं उनमें सबसे ज़्यादा हल पजीरी है, और इसकी पीएच भी है वो 3.5 पीएच होती है। अच्छा, 3.5 पीएच जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमारी ज़मीन की इसके इस्तेमाल से ज़मीन की पीएच कम हो जाएगी, नहीं। जहाँ पे वो दाना गिरेगा वक्ती तौर पे उसकी पीएच कम हो जाती है, और कुदरती तौर पे ये वही टाइम होता है कि जिसमें पौधे की जड़ें बन रही होती हैं, और उस जड़ें बनने के दौरान वो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस जो है वो जज़ब कर लेता है। ठीक है, तो सरसब्ज नाइट्रोफास जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ाबी खाद है जो ज़मीन की पीएच को वक्ती तौर पे जहाँ जहाँ पे वो दाना गिरेगा उसकी पीएच को कम करेगी, और उस दौरान जो है वो अपनी पीएच को ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जो है वो जज़ब कर लेगा। दूसरी जो है इसके और कौन कौन से फ़ायदे हैं कि ये अपनी जो ज़मीन है ये इसको मज़ीद ख़राब होने से बचाता है, इसकी जो नरमी है वो बरकरार रखता है और इसकी मज़ीद उसको ख़राब होने से बचाता है, और साथ साथ इसकी तेज़ तर जो फराहमी होती है नाइट्रोजन की भी और फास्फोरस की भी ये पौधे को मिलती हैं। लिहाजा अगर आप लोगों ने, जिस तरह मार साहब ने कहा था कि अगर आप बिजाई के वक्त इस्तेमाल नहीं कर सके तो अब नाइट्रोफास आपके पास वाहिद हल मौजूद है जिसकी पौधों को दस्तियाबी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त अवेलेबल होती है, नाइट्रोजन की भी और फास्फोरस की भी। दूसरी अमोनियम नाइट्रेट है, इसके मुकाबले में यूरिया जो कि हमारा भी प्रोडक्ट है, लेकिन हम अपने काश्तकार भाइयों को ये मशवरा देते हैं कि वो यूरिया की निस्बत कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 2 तरह की नाइट्रोजन होती है, एक अमोनिकल और एक नाइट्रेट नाइट्रोजन। एक पौधे को फ़ौरन दस्तियाब हो जाती है और एक कुछ अरसे के बाद नाइट्रिफिकेशन हो के पौधे को दस्तियाब होती है। लिहाजा यूरिया जिसका ज़िया आप खुसूसन आजकल के गर्म मौसम के अंदर उसका ज़िया जो है वो 40% तक उसका नुकसान हो जाता है, वो बुखारात बन के उड़ जाता है। उसके मुकाबले में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होती है इसका ज़िया बहुत कम होता है, 4 से 5% तक। लिहाजा आप नाइट्रोजन वाली खाद का अगर इंतखाब करें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का या कैन ग्वारा का जो है वो इंतखाब करें। पौधे को ज़्यादा देर तक इसकी फराहमी रहती है, ये कम पानी वाले इलाकों में भी ज़्यादा हल पजीर होता है, और इसमें नाइट्रोजन का ज़िया जो होता है वो कम से कम होता है। कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि तरक्की पसंद काश्तकार जो हैं उनका हदफ होता है 35 से 40, और आप लोगों से गुजारिश है कि अपना पैदावारी हदफ जो है वो तरक्की पसंद काश्तकार वाला ही हदफ रखें, 35 से 40 मन फी एकड़ वाला, तब जाके आप कहीं पे 25, 30, 35 पे जाके आप पहुँचेंगे। अगर वो हदफ आप रखते हैं तो फिर पौधों को खुराक भी उसी हिसाब से देनी पड़ेगी, यानी आपको जो है वो 69 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 37 किलोग्राम कम अज़ कम पोटाश जो है वो पौधे को देनी पड़ेगी। अब किस टाइम के ऊपर देनी चाहिए? बिजाई के वक्त हमने कहा कि जी नाइट्रोजन फास्फोरस वाली खाद है 2 बैग, और उसके बाद जब छिदराई करने के बाद फिर आप तकरीबन 25-30 दिन के बाद आप 2 बैग नाइट्रोफास के जो हैं वो डलवा दें, और उसके बाद जब फूल आ रहे होते हैं तो फिर आपने, और टिंडे बन रहे होते हैं तो उस वक्त आपने नाइट्रोजनी खादों का आपने इस्तेमाल करना है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि फास्फोरस वाली खादें जो हैं वो इस मकदार में, यानी 4 बैग नाइट्रोफास आप ज़रूर डालें, और नाइट्रोजन वाली खाद जो है वो जब आप देखें कि आपको पता है कि नाइट्रोजन वाली खाद जो है उससे पौधा सरसब्ज हो जाता है तो उसके अंदर कीड़े मकोड़ों का चांस ज़्यादा होता है। लिहाजा आप अपनी फसल के मुताबिक और एग्री एक्सटेंशन के मशवरे से और हमारे जो माहिरीन हैं TSO हज़रात उनके मशवरे से जो नाइट्रोजन वाली खाद है वो उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। सही वक्त मैंने आपको बता दिया है कि बिजाई के वक्त और फिर छिदराई के बाद जो है वो नाइट्रोफास का खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिन लोगों ने पहले बिजाई के वक्त इस्तेमाल नहीं की वो अभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हल पजीरी की वजह से ये पौधों को फ़ौरन दस्तयाब हो जाती है। ठीक है, सही जगह, किस जगह के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप अपनी काश्त जो है वो मशीनी काश्त के ऊपर ले आएँ, मैनुअल काश्त की बजाय मशीनी काश्त के ऊपर ले आएँ। वहाँ पे ना सिर्फ वो खुराकी अज्जा पौधों की जड़ों तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमने इस्तेमाल इस तरीके से करना होता है ड्रिल के ज़रिए से कि वो पौधों की जड़ों तक पहुँच जाते हैं, बल्कि साथ साथ पौधों की तादाद को भी, जड़ी बूटियों का जो वो कंट्रोल है वो भी, और साथ साथ जो ये कीड़े मार अद्वियात होती हैं इनका इस्तेमाल जो है वो भी बहुत आसान और बहुत मौसर हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है।
आखिर में आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग ये वही चीज़ें हैं जो पिछले साल मुझे याद है कि इसी मार्की के अंदर इसी मई जून में हमने ये प्रोग्राम किया था, आप तक बताए ये पैगाम पहुँचाए थे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन पैगाम को आप ज़्यादातर लोग तो नाइट्रोफास और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं की वो ज़रूर अपने 1-2 एकड़ के ऊपर करके देखें, क्योंकि सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री जो होती है वो किसान का खेत होती है। अगर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा तो अगली दफ़ा हमें इससे ज़्यादा आपको उसकी कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ जाती है तो आप खुद ब खुद इनका प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा हो, ताकि आप भी खुशहाल हों और मुल्क भी खुशहाल हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद इकबाल साहब फार्म एडवाइजरी सर्विसेज मैनेजर थे, जिन्होंने खादों के मुनासिब और मुतनासिब इस्तेमाल के हवाले से बड़ी कीमती बातें की। मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच साहब, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के इंतहाई मसरूफियत में से टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए हैं। 2 बजे के करीब उनकी जूम मीटिंग है। मैं बग़ैर देर किए उनको दावत दूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ बहुत सी तालियों में। और महकमा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से जो कपास के हवाले से जो इनिशिएटिव्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। एक तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और फातिमा ग्रुप को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा किसान कन्वेंशन जो है वो अरेंज कराया है और किसानों को खादों की बेहतरीन जो है इस्तेमाल के बारे में आगाही फराहम करने के बारे में बहुत अच्छा ये अरेंजमेंट किया गया है। इस मौके पे जनाब चौधरी अमीर साहब डीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डॉक्टर आमिर रसूल साहब डीजी प्लांट प्रोटेक्शन और माहर आबे साहब डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डीजी खान और डॉक्टर सईद साहब और इमरान साहब जो है फातिमा ग्रुप की तरफ से, आप लोगों को भी मैं स्पेशली आप लोग जो है यहाँ पे आए हैं, आपने ये एक बहुत ज़बरदस्त कन्वेंशन अरेंज की है। तो एक तो मैं ये थोड़ा सा चाहूँगा कि थोड़ा सा ये जो आपका सेशन है इंटरेक्टिव हो, किसानों से भी कुछ किसानों को बुला के उनसे भी फीडबैक लिया जाए, उनको इस स्टेज पे बुलाएं, वो अपनी कोई तकरीर करें, वो आपसे कोई रहनुमाई लेना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों का बार बार आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के जो है थोड़ा सा अगर ये हमारा कन्वेंशन जो है थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाए तो ज़रा किसानों तक आपका मैसेज सही तरीके से पहुँच जाएगा। अच्छा, मीनवाइल ये है कि इस मौके पे मैं ये जिस तरह कपास कन्वेंशन चल रहा है इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि हमारी तकरीबन 60% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिलेटेड हैं कपास के साथ। तो इसकी वजह से लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट का बहुत सीरियस फोकस था, उसी तरह उसी ज़ील के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ ये गवर्नमेंट ने इस साल भी उसी को कंटिन्यू रखा है, ताकि ये है कि हम जो ज़र मुबादला है अपने ज़खायर उसमें इजाफा कर सकें। मीनवाइल गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ा एक किसान पैकेज देने जा रही है, जिसमें कि किसानों की जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो रही है, जिसमें कोई 300 अरब के करीब जो किसान कार्ड है उस पर सब्सिडी वगैरह दी जाएगी। मीनवाइल इसी तरह ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आ रही है, जिसमें कि 50 से 70% जो है किसानों को जो है सब्सिडी पे ट्रैक्टर वगैरह दिए जाएंगे। ज़राई आलात पे गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रही है। मीनवाइल आपको पता है कि इन कपास की और इन फसलात की बढ़ोतरी के लिए इनके रेगुलर कंपटीशन कराए जाते हैं, और जो किसान अच्छा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनको इनकरेज करने के लिए जनाब गवर्नमेंट जो है हर साल जो है मेरिट पे वो इनाम तकसीम कर रही होती है। तो आखिर में मैं फिर किसान भाइयों से सबसे जो तशरीफ़ रखते हैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये किसान ही है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही होती है। जिस तरह अभी डॉक्टर सईद साहब ने कहा है कि अगर आप अपनी खादों का इस्तेमाल बेहतर कर लें, अपनी फसलात को प्रॉपर तरीके से अगर देख रहे हो, क्योंकि हम जो मुसलमान हैं हमारा ईमान है कि जितनी मेहनत हम करते हैं अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। जो किसान हमने लास्ट टाइम देखा है कि एक ही पगडंडी के एक तरफ खेत बहुत अच्छा है जो 30-35 मन उठा रहा है, और एक तरफ जो है फसल जो है वो उस तरह से नहीं है। रीज़न क्या था? जिस बेचारे ने जो डेली जा रहा है अपने खेत में चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, उस तरह उसकी फसल जो है वो बेहतर हो रही है। एंड में मैं फिर दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जो है हमारी पर एकड़ पैदावार है उसको बेहतर करें, हमारे किसानों को खुशहाल करें। थैंक यू। कि इतने ज़्यादा किसान आए हुए हैं, इनमें से कोई अगर किसान भाई आना चाहें, कोई अपनी बातचीत करना चाहें, कोई खाद के हवाले से कोई अपना कोई तजर्बा शेयर करना चाहें, तो 1-2 चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। एक हमारे फार्मर हैं
इमरान सैफ, ये फ़ाज़लपुर से हैं। एग्रीकल्चर एमएससी की हुई है इन्होंने, साथ में एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एमबीए भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि शेख इमरान सैफ साहब तशरीफ़ लाएं और अगर अपना कोई राय का इजहार करना चाहें, कोई खादों के हवाले से, कोई उनकी अफादियत के हवाले से, तो इमरान सैफ साहब। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब साहब, इमरान साहब, मोहतरम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, और फातिमा फर्टिलाइज़र ग्रुप की तरफ से कि जिन्होंने आज किसानों की ट्रेनिंग के लिए या किसानों की फलाह के लिए आज ये जो महफ़िल है वो सजाई, मैं उसके लिए आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बहैसियत किसान जो है वो आपसे मुखातिब हूँ। मेरा किसी कंपनी से ना ताल्लुक़ है, ना मेरा किसी से कोई फेवरेटिज़म का बात। मेरे एग्रीकल्चर की जो फील्ड है उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने रिवायती चीज़ों को छोड़ के अमली तौर के ऊपर उस काश्तकारी का आगाज़ किया है और उसको हम चेक कर सकें, हम देख सकें कि क्या जो हमें बताया जाता है कंपनीज़ की तरफ से या महकमा ज़राअत की तरफ से या दूसरे एग्रीकल्चर माहिरीन की तरफ से कि अगर आप ये करें तो ये फ़र्क पड़ जाएगा, उस चीज़ को अमली तौर पर चेक करने के लिए ही मैंने एक एक्सपेरिमेंट किए इस हवाले से। क्या वाकई जो चीज़ हमें बताई जाती है उससे कोई फ़र्क भी पड़ता है या नहीं पड़ता इस चीज़ का। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है मेरे, ये 3 साल से हैं। एक्सपेरिमेंट कह लें, ये कोई किसी इदारे के नहीं है, ये अपने ही ज़ाती फार्म के ऊपर हैं, अपनी ही ज़मीन के ऊपर हैं और मुख्तलिफ़ जो किस्म के ज़मीनें हैं उसके ऊपर हैं, उस चीज़ को जज करने के लिए। तो मुझे उस चीज़ का पता चला कि वाकई इसमें ये चीज़ें हैं जो आपको बताई जाती हैं, अगर आप तवज्जो से उसके ऊपर अमल दरामद करें तो उसका फ़र्क जो है वो ज़रूर पड़ता है। अब उसका फ़र्क ये है कि मैं 3 साल से डीएपी को छोड़ के तो नाइट्रोफास यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका रिज़ल्ट मिला है। जो चीज़ मैंने उसको कॉटन में यूज़ किया है, मैंने उसको गंदम में यूज़ किया है, मैंने उसको बागात में भी यूज़ किया है। मुझे किसी कंपनी ने नहीं कहा था कि आप इसको बागात में भी यूज़ करें, मैंने उसको बागात में भी यूज़ किया। फसल के ऊपर भी मैंने नाइट्रोफास के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, ये नहीं कि सिर्फ इसी कंपनी का किया, दूसरी कंपनीज़ के भी फर्टिलाइज़र किए, इवन के डीएपी के भी किए या दूसरे। उस चीज़ से जो मैंने चीज़ अख़ज़ की है वो ये चीज़ है कि पहले तो किसानों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी ज़मीन है कैसी। जब आप ये नहीं समझेंगे तो आप खादों का फ़ैसला नहीं कर सकते कि आप इसमें कौन सी खाद डालेंगे। ज़्यादातर हमारे इलाके के जो पक्के रकबे हैं, ये जो चीज़ है उसमें अगर आप डीएपी डालते हैं तो एज़ इट इज़ आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका कच्चा रकबा है आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फसल देखें, फसल के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे ज़ाती इस्तेमाल में जो नाइट्रोफास है उसका जो बेस्ट रिज़ल्ट, उसकी हल पजीरी और पौधे को उस वक्त जो चीज़ ज़रूरत है, अगर वो चीज़ आपने टाइम पे दे दी है तो आप अपनी फसल को बचा लेंगे और उससे मैक्सिमम रिज़ल्ट ले लेंगे। बजाय आप बग़ैर टाइम पे 4 बोरी भी डाल दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप वही 4 बोरियां टाइम के ऊपर डालें तो उसका 4 गुना इजाफा हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। शेख इमरान सैफ साहब ने किसानों के जज्बात की, उनके जो सही मसाइल है उसकी नुमाइंदगी के साथ साथ जो अपनी खादों के जो एक्सपीरियंस थे नाइट्रोफास और कैन के, वो भी आपके साथ शेयर किए। हमारे ज़रई माहिरीन ख़ास तौर पे महकमा ज़राअत जो तोसी है पंजाब, वो हर फोरम पे, हर जगह पे कोशिश करता है कि किसानों की रहनुमाई के लिए कोशा रहे। इसी सिलसिले में मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पंजाब जनाब चौधरी अब्दुल हमीद साहब का कि वो लाहौर से स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं आपकी तालियों की दावत में वेलकम करता हूँ चौधरी अब्दुल हमीद साहब को कि आके वो अपनी बातचीत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर मोहम्मद अंजम अली साहब, काबिल इज़्ज़त डॉक्टर आमिर रसूल साहब, सईद साहब, मार आबद साहब, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पूरी टीम, राजनपुर की, पेस्ट वार्निंग की पूरी टीम, तमाम फील्ड स्टाफ और सबसे ज़्यादा हमारे मुअज़्ज़ज़ काश्तकारान पूरे राजनपुर से जो है तशरीफ़ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सर, मुझे तो आज 24 साल पहले का वक्त याद आया जब मेरी पोस्टिंग इधर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर राजनपुर थी, और मुझे अभी तक याद है कि राजनपुर का कोई ऐसा गांव नहीं होगा
जहाँ मैं मुद्दत मरतबा ना गया हूँ। और मुझे वो क्वार्टर भी याद है कि जब 4.5 लाख एकड़ राजनपुर की काश्त होती थी और 7.5-8 लाख बेल्स प्रोडक्शन होती थी और हमारी 52 कॉटन जिनिक फैक्ट्री चलती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 से लेकर 2002 तक। तो आज 2024 है और हम कहाँ खड़े हैं। हमारे एक बहुत माहिरीन ने कॉटन के मतलब बताया, कॉटन उस वक़्त जो क्रॉप्स थी हमारी सिंगल क्रॉप होती थी कॉटन की। अब जिस तरह कि सैफ साहब ने बताया मार्केटिंग इश्यूज़ आ गए, इसके मुकाबले दूसरी फसलात आ गई, धान की फसल आ गई, तिल की फसल आ गई, और सेंट्रल पंजाब में कमाद की फसल आ गई जिसने कॉटन को रिप्लेस कर दिया। और हमारी जो बेस थी हमारी मुल्क की इंडस्ट्री की, काश्तकारों की, कपास, वो ज़ुबों हाली का शिकार हो गई। इसी को देखते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले साल ये रिवाइवल ऑफ कैंपेन का नारा लगाया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, काश्तकारों को बुलाया, मुख्तलिफ फोरम्स किए और ये तहिया किया कि अगर हम कपास की बहाली करेंगे तो हमारी मईशत बेहतर होगी, वरना बाकी फसलों से ज़रूर हमें मुनाफा मिल रहा है, लेकिन जिस परसेंटेज से हम चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क की बेहतरी हो या हमारी एक्सपोर्ट आइटम बढ़ जाएं, वो कॉटन के अलावा नहीं बढ़ सकती। लास्ट ईयर का सर एक्सपेरिमेंट सबके सामने है। आपका एरिया 4-5 लाख एकड़ बढ़ा और आपकी 31 लाख बेल से 60 लाख बेल्स पंजाब की हुई। जैसे इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आपकी जो एक क्वार्टर की ग्रोथ थी वो 2.5 से 5 तक चले गई। अब खुद देखें कि अगर हमारी प्रोडक्शन 80 लाख से 90 लाख तक चले जाती, अगर हमारा एरिया 5-10 लाख और बढ़ जाता तो हमारे मुल्क की इकनॉमिक कंडीशंस कहाँ होती है। ये सर जो आज का प्रोग्राम है ये मैं समझता हूँ कि सरसब्ज़ कपास कन्वेंशन ये फातिमा ग्रुप की बहुत बड़ी ये कामयाबी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है। लास्ट ईयर से हम जॉइंट वेंचर्स प्रोग्राम कर रहे हैं तमाम डिवीजन्स में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। मकसद क्या है, जस्ट कपास को रिवाइवल किया जाए, इसकी पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, इसकी मार्केटिंग को बेहतर किया जाए, इस पर जो पेस्ट आते हैं, जो नुकसान सा कीड़े आते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। ठीक, काश्तकारों को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए कि जितने एग्रीकल्चर रिलेटेड आपके पास अदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, वो आपके साथ खड़े हैं। अभी आपके सामने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इस प्रोग्राम में शिरकत करके गए हैं, अपनी उन्होंने डिटेल कॉटन के मुतालिक बताया है। कमिश्नर्स हजरात, डिप्टी कमिश्नर हजरात, पूरी ज़िली इंतज़ामिया, महकमा ज़राअत के तमाम शोबे, तमाम प्राइवेट सेक्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स खुद इनके मीटिंग प्रेजाइड करते हैं, फेडरल डिपार्टमेंट इसकी मीटिंग प्रेजाइड करते हैं। मकसद कॉटन को एक ऑनरशिप देना है। और आज मुझे बहुत खुशी है, पूरा हाल काश्तकारों से भरा हुआ है। ये वो इलाका है जो मैंने अभी बताया आपको कि 20 साल पहले मेरी पोस्टिंग यहाँ डिप्टी डायरेक्टर थी तो हर जगह कॉटन थी, बल्कि हम कहते थे जंगल ऑफ कॉटन। राजनपुर इज़ ए जंगल ऑफ कॉटन। तो अभी मैं देखता हूँ कि जो राजनपुर तहसील में तो काफ़ी एरिया ठीक है, रिवाइव हुआ है, लेकिन अभी हमें जामपुर में और कोटशोटा में उस लेवल से हमारी रिवाइवल नहीं हुई जिस तरीके से हम चाह पा रहे हैं। पिछले साल से इसकी शुरुआत हुई है, आज भी ये उसी का ही मतलब हमारा जो प्रोग्राम का तसलसल है। बहुत बातें टेक्निकल हो गई हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। आप लोग बहुत सुबह के बैठे हुए हैं, तो एक तो बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाएँ। अब जो मरहला नंबर 1 है वो तो ख़त्म हो गया, सोइंग का, कपास की काश्त हो गई, ठीक है जी, 3,17,000 के करीब हो गई। डीजी खंड डिवीज़न में भी बेहतर काश्त हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि अब हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कपास को कैसे संभालना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर आमर रसूल ने एक बात कही थी कि प्लांट पॉपुलेशंस बीटी क्वार्टर में इतनी मैटर नहीं करती जितनी नॉन बीटी क्वार्टर में मैटर्स करती थी। सेंट्रल पंजाब में बहुत लोग हैं जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जो कि सब्जियात के साथ कॉटन लगाती हैं, लेकिन वो मतलब एक ही फसल पूरे साल में लेती हैं और 17 मन तक भी कॉटन ले लेते हैं। और वाइट फ्लाई का भी जो हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा आपकी प्लांट पॉपुलेशन हो जाए, आप थिनिंग ना करें कि जो हमारा आबा साहब ने कहा था, तो एयरेशन नहीं होती है, जैसे भी वाइट फ्लाई का अटैक हो जाता है। अब काश्तकारों के लिए और महकमा ज़राअत एक्सटेंशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने कपास को कैसे बचाना है, हमने एक एक टिंडा कैसे बचाना है, एक एक पौधे को कैसे बचाना है।
पिछली दफ़ा भी सबसे ज़्यादा मसला सफ़ेद मक्खी का राजनपुर से शुरू हुआ था, मोहम्मदपुर दीवान से शुरू हुआ था। मैं पिछली दफ़ा 3 हफ्ते पहले भी आया था राजनपुर में, तो मैं फाजलपुर भी में गया हूँ, हाजीपुर में गया हूँ, मोहम्मदपुर दीवान में गया हूँ, डाजल में गया हूँ। ये सारा एरिया पूरा 2 दिन लगा के मैंने विज़िट किया। आज भी हमारा प्लान है। तो हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी ये हिदायत जारी किया है कि आप साइट स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दें, उस तहसील के मतलब, उस एरिया के मतलब रिकमेंडेशन दें। जिस तरह के अभी डायरेक्टर डीजी का ने कहा कि जो मोहम्मदपुर दीवान का एरिया, वहाँ पर कलराठा है, सेम है, वहाँ से प्रॉब्लम, पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं, दैन वाइट फ्लाई का अटैक हो जाता है। अभी तक जो आपकी रिपोर्ट्स हैं और जो हमारे महकमे की रिपोर्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन की फसल बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, किसी किस्म का पेस्ट का इशू नहीं है। बिल्कुल पहली स्प्रे में जल्दी ना कीजिएगा, ठीक है। मुफीद कीड़े होते हैं, बायोजेंट्स होती हैं जो खुद कंट्रोल करते हैं। अगर हमने ये साइकिल तोड़ दिया कोई ऐसी स्प्रे करके, तो हमें फिर लगातार वीकली स्प्रे करनी पड़ेगी, जिस तरह के पिछले साल में लोग करते रहे हैं। कीड़े की देखें, फसल का मुआयना करें, हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा ज़रूर चेक करें। और अगर हमारी सफ़ेद मक्खी या हमारा सब्ज़ तेला या हमारा थ्रिप्स, ठीक है जी, ये जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, इनकी हमने ETL मुकर्रर किए हुए हैं। जिस तरह के सफ़ेद मक्खी का 5 मतलब बालग या बच्चे फ़ी पत्ता हैं, सब्ज़ तेले का 1 फ़ी पत्ता है, इस तरीके से थ्रिप्स का, वो मुआयना करें, चेक करें, देन स्प्रे का फ़ैसला करें। ऐसे नहीं है कि जो साथ वाला मेरा हमसाया स्प्रे कर रहा है और मेरे भी वाइट फ्लाई आ गई है, मैं डीलर के पास जाऊं, एक दवाई लेकर आऊं, जाकर स्प्रे कर दूं, और वो भी ऐसी नोज़ल से जो स्प्रे के मुतलका है ही नहीं है, ठीक है। स्प्रे मशीन मेरी ठीक नहीं है, तो अगर मैं 2-3 भी गलत स्प्रे कर दूंगा, या मेरी मतलब नोज़ल्स ठीक नहीं है, या मेरा सोल्यूशंस ठीक नहीं है, तो सफ़ेद मक्खी नहीं कंट्रोल होती। तो एक तो पहली मेरी मैसेज ये है कि इसकी पूरी पेस्ट कोटिंग करें, कपास को देखें। हमारा जो एग्रीकल्चर का अमला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि राजनपुर में DG खां में आपके पास साथ खड़ा होगा, एक एक खेत में खड़ा होगा, एक एक गांव में खड़ा होगा। ये 4 महीने आपका साथ नहीं छोड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह फसल में आपके साथ होगा, को बताया जाएगा। हम डिजिटल मॉनिटरिंग का सिस्टम ला रहे हैं, जिसमें फार्मर्स 24 घंटे हमें कॉल करेगा, फार्मर्स बताएगा। मेरे नंबर पर आप लोग कॉल करें कि जनाब जी मैं काश्तकार हूँ, ये मेरा मसला बन गया है, इमीडिएटली हमारी टीम आपके पास पहुंचेगी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आपको कॉटन के मरला में छोड़ दें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने शोबे हैं आपके साथ होंगे। हमने कपास को बचाना है, हमने फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ानी है, मार्केटिंग के मसाइल को हल करना है। लेकिन अगर हमारी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी तो मार्केटिंग के मसले खुद हल हो जाते हैं। अगर मैंने 22 मन ली है, एक काश्तकार ने 45 मन ली है, तो 45 मन वाला तो बहुत आगे चला जाएगा काश्तकार। तो हमने गैप को ख़त्म करना है। जो बीटी वैरायटीज़ हैं, इनसे 30-35 मन की औस लेना कोई मायने नहीं रखता राजनपुर में, ठीक है। तो अगर आप 21-22 मन पे जाएंगे, आपकी स्प्रे 15 से 20 होंगी और बिला वजह स्प्रे होंगी और अपनी शेड्यूल्ड स्प्रे होंगी कि मैंने 5 दिन करनी है, इससे आपकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगी। दोस्तों, जो जिस तरह मैंने बताया कि राजनपुर कपास की पहचान है, कपास को हमने यहीं रिवाइवल देनी है, यहीं हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है। इसी तरीके से हम जिनिंग इंडस्ट्री को हमने आगे लेके चलना है, उसको आगे बढ़ाना है। एक तो ये कपास के मुतल्लिक़ बात हम हो गई है। दूसरी, हमारे दोस्त ने सैफ साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं बिल्कुल ऑनर करता हूँ इसकी। महकमा ज़राअत तोसी हमेशा इस बात की तरवीज़ करता है और फार्मर के साथ खड़ा होता है कि काश्तकारों को अच्छा मुनाफा मिले, अच्छी मार्केटिंग मिले। हम आपके साथ जब पूरा साल खड़े होते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि अच्छा मुनाफा मिलकर काश्तकार खुशहाल हो। तो अभी इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुतअद्दिद स्कीमों का ऐलान किया है, जिसमें आप अखबारात में पढ़ रहे हैं, टीवी में पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम ये किसान कार्ड स्कीम है और ये 2016-18 से इंटायरली डिफरेंट ये स्कीम की हुई है। इसमें आपको 300 अरब रुपया गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ पंजाब के साथ जो एग्रीमेंट किया है, इसकी 4 जून से हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। बिल्कुल नया थोड़ा कोई परफार्मा नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने का। पंजाब में पहले कोई 40 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं। आप लोगों ने अपने मोबाइल से पंजाब किसान कार्ड या PKC छोटे लफ्ज़ों में स्पेस देनी है, अपना शादी कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है, 8070 पर आपने भेज देना है, ठीक है। जैसे ही आप भेजेंगे आपको 1 मिनट में मैसेज आ जाएगा कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड ग्रोअर हैं, आपको मैसेज आ जाएगा कि आप वैलिड रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं, आपका नाम दर्ज है।
और लेकिन आपका इसमें 2 शर्तें होनी चाहिए कि आपकी ज़मीन 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक होनी चाहिए और ये कम ज़मीन लैंड राजी सेंटर में रजिस्टर्ड हो, कंप्यूटराइज्ड हो, और जिस सिम से आप मैसेज कर रहे हैं वो आपकी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड हो, ये भी आपका साथ है। एक तो ये करना है। और जिन दोस्तों की ज़मीन अभी रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई और जिनका रकबा 12.5 एकड़ तक है और सिम उनके अपने मोबाइल की है, जब वो मैसेज भेजेंगे उनको 1 सेकंड में मैसेज आ जाएगा कि आपको एज ए रजिस्टर्ड ग्रोअर दर्ज कर लिया गया है। ये इंतहाई एक मैसेज की मार है। इसी तरीके से हमने फिर फर्टिलाइज़र डीलर्स को रजिस्टर्ड किया पंजाब बैंक के साथ। तकरीबन कोई पंजाब में इस वक्त कोई 800 डीलर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 1,50,000 रुपये कर्जा एक काश्तकार को देना है, 30,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से, और 5 एकड़ तक आप ले सकेंगे। 6 महीने तक एक सिंगल रुपया सूद का नहीं है, एक सिंगल रुपया भी सूद का नहीं है। अगर आप 1,50,000 रुपया लेंगे, एग्जैक्ट 6 माह के बाद आपने पंजाब बैंक को 1,50,000 रुपया ही वापस करना है। जितना इंटरेस्ट है वो हुकूमत पंजाब ने अदा करना है। और ये स्कीम पहले से बहुत सादा है, बहुत सिंपल है, क्योंकि लोगों के मसाइल आते हैं खाद लेने के, लोगों के मसाइल आते हैं बीज लेने के, लोगों के मसाइल आती हैं ज़रूरी अद्वियात लेने के। जो उनके लिए सहूलत इंशाल्लाह अभी हम 4 जून से, जिस तरह मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है, इस पर अमल दरामद शुरू होगा। बाकी इसके अलावा जिस तरह DC साहब ने अभी बात की थी ग्रीन ट्रैक्टर्स, पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, उस पर भी डॉक्टर साहब अंजम साहब डिटेल से आपको बताएंगे। वो गवर्नमेंट 70% सब्सिडी दे रही है छोटे ट्रैक्टर्स पर, 50% सब्सिडी देंगे बड़े ट्रैक्टरों पर। अब खुद ही देखें कि अगर 25-26 लाख का ट्रैक्टर है तो 70% हुकूमत पंजाब अदा करेगी, और अगर छोटा ट्रैक्टर की कीमत 20 लाख है तो उसका 50% हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ये 15,000 ट्रैक्टर्स ये स्कीम अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा मुतद हैं आपके जो बिजली के आपके ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलराइजेशन पर शिफ्ट करना, 60% सब्सिडी देना। फिर आपके बहुत इम्प्लीमेंट्स ज़रूरी आलात हैं 50-50 पर देना। स्मोक का बहुत बड़ा इशू है। पिछले बार में आया तो तकरीबन हर जगह पर गंदम के खेतों को आग लगी हुई थी, ठीक है। हमने जो स्ट्रास को भी, स्टबल को भी आग लगाया हुआ था, उसके लिए सुपर सीडर्स गवर्नमेंट सब्सिडी पर 50% पे दे रही है। मुतद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं जिसका मकसद यही है कि काश्तकारों की बेहतरी की जा सके, और अगर कोई मार्केटिंग के इश्यूज़ पहले आए थे उसकी प्रॉपर कंपनसेशन की जा सके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमेशा काश्तकारों के साथ खड़ा है। लेकिन आज की जो मैसेज है आज के प्रोग्राम का है, जो कि हमारा सरसब्ज़ कपास कन्वेंशन है, फातिमा ग्रुप हमेशा लीड लेता है पंजाब में, पिछले साल भी उन्होंने लीड ली थी। आज आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया है, राजनपुर सेलेक्ट किया गया है। यकीन करें कि ये है कॉटन का एरिया। अगर हम राजनपुर में DG खां में कपास की बहाली हमने कर ली तो समझ लें कि हमने पूरे पंजाब में बहाली कर ली। अगर हमारी पैदावार यहाँ आ गई इसका इम्पैक्ट पूरे पंजाब पे पड़ेगा। बल्कि राजनपुर की क्वालिटी तो मशहूर होती थी पूरे पंजाब में, तमाम जिन्नस यहाँ आते थे कॉटन लेने के। सबसे ज़्यादा आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरा सिंध कॉटन यहाँ से लेके जाता था थ्रू कश्मीर। तो ये आज आप माशाल्लाह इतने ज़्यादा तादाद में अपना काम छोड़ के आए हुए हैं। अगर हमने कॉटन को रिवाइव कर लिया तो यकीन करें 2-3 साल हमने बेहतर एरिया ले लिया, 2-3 साल बेहतर हमने प्रोडक्शन ले ली, तो यकीन करें हमें IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये मार्केटिंग का इशू नहीं रहेगा फिर आप लोग। लेकिन अगर हम यहीं अभी 14 मन से 18 मन तक फंसे रहे, अभी हम 18 मन तक फंसे रहे, 20 एकड़ 20 मन पर लेते रहे, तो ये ऐसी हमारी यील्ड नहीं आती है। हमने जो मैसेज देना है, अब कपास काश्त हो चुकी है, इट इज़ ओके। अब हमने पानी का इस्तेमाल, खाद का इस्तेमाल फसल की हालत के मुताबिक, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमने एडवाइजरी जारी की हुई है आपने इरीगेशन हल्की कैसे कैसे देनी है। अगर पौधे मुरझा जाएँ तो आपने कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करनी है, आपने कौन सी खाद इस्तेमाल कब करनी है। फिर पेस्ट को कंट्रोल करना, सफ़ेद मक्खी को आपने कब कंट्रोल करना है। अगर सफ़ेद मक्खी नहीं अपनी मर्जी से स्प्रे करनी शुरू नहीं कर देनी है, ठीक है जी। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए देन हमने स्प्रे करना है। फिर हमने मतलब वाइट फ्लाई के जो मुतलका प्रोडक्ट हैं वही यूज़ करने हैं, और सबसे ज़्यादा नोज़ल ठीक इस्तेमाल करनी है, महलूल ठीक बनाना है, तब हम वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकेंगे। इसी तरीके से जो आपकी है पिंक वॉल बर्म गुलाबी सुंडी है, उसको तो अभी इशू बिल्कुल नहीं है, वो तकरीबन जाके 15 अगस्त के बाद आना शुरू होता है।
तो उस वक्त क्रॉप काफ़ी मेच्योर हो गई होती है। तो आज का जो प्रोग्राम है ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए भी यही मैसेज है कि अगर हमने कपास का एरिया रिवाइव किया है तो अब कपास के एरिया को बचाना भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की ज़िम्मेदारी है। तमाम दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम फील्ड असिस्टेंट्स एग्रीकल्चर ऑफिसर बैठे हुए हैं। मैं अपना नंबर भी शेयर करूँगा सबके पास, डायरेक्टर साहब भी नंबर शेयर करेंगे। कोई भी कॉटन का इशू हो आप हमें बताएं, हमारी हेल्प लाइन पर बताएं। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके पास फ़ौरन आपके पास हमारा नुमाइंदा पहुँचेगा और आपकी फसल चेक की जाएगी और आपका मसला फौरी तौर पर वहाँ पे हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल हमीद साहब, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पंजाब। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और कपास की बहाली के हवाले से अपनी कीमती आरा से हमें फैज़याब कर रहे थे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर PSEP प्राइवेट सेक्टर एक्सटेंशन प्रोग्राम जनाब डॉक्टर अंजम अली भुट्टर साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और PSEP के फोरम पे जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ज़िम्मेदारों के लिए उससे अपनी राय का इजहार करें। डॉक्टर जनाब अंजम अली भुट्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रिस्पेक्टेबल DG एग्रीकल्चर एक्सटेंशन चौधरी हमीद साहब, डॉक्टर आमिर रसूल साहब डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग, फातिमा फर्टिलाइज़र का सारा अमला बशमूल डॉक्टर सईद इकबाल और काश्तकार भाइयों, आज इतनी बड़ी तादाद में काश्तकार भाइयों का राजनपुर में तशरीफ़ लाना और आज इस लर्निंग सेशन के अंदर जिसमें कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए बहुत अच्छी बातें की गई, आपका सुनना इस बात की गमाजी करता है कि हम कपास की रिवाइवल के लिए बड़े मुखलस हैं। पिछले साल भी यहाँ बहुत मेहनत हुई, इस साल भी बड़ी कोशिश की जा रही है। कपास की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। पिछले कई साल से यहाँ बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट्स बनते हैं, कपास फेल होती है। एक तरीकाकार गहरी जुताई का या डीप प्लोइंग का हल निकाला गया कि ज़मीनें चूँकि सख्त हैं तो वहाँ पे डीप प्लोइंग कर दी जाए, गहरा हल चला दिया जाए ताकि जड़ें पूरी तरह फैलें। काश्तकारों ने बहुत बड़ी तादाद में इसका साथ दिया। आज दोबारा वाइट फ्लाई की आउटब्रेक है और बहुत सारे इश्यूज हैं, इसके ऊपर भी प्लांट पॉपुलेशन उसका हल है, पेस्ट स्काउटिंग उसका हल है। इन दोनों के लिए मेरी अपने एक्सटेंशन के और पेस्ट वार्निंग के अमले से भी रिक्वेस्ट होगी और यहाँ पे संगतानी और बहुत सारी और NGOs भी काम कर रही हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस हॉट स्पॉट के एरिया को चैलेंज के तौर पे लें और उस एरिया को मार्क करें। उसमें जो भी इश्यूज हैं उनको स्प्रेड नहीं करना चाहिए। अगर एक जगह के ऊपर कई साल से ये मसला है तो उस मसले का हल भी एक्सपर्ट्स ने देना है और एक्सपर्ट्स उसको आराम से कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन होगी तो मसाइल ज़्यादा होंगे। ज़्यादा इसको थोड़ा खोलें पौधे को ताकि उसमें हवा आए और उसकी प्रॉपर पेस्ट स्काउटिंग करें। हीट वेव के ऊपर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी गर्मी आ रही है, जा रही है। इस साल महकमा ज़राअत ने और पिछले साल भी काश्तकार भाइयों को याद होगा कि जितना जोर हमने नहरी पानी के ऊपर लगाया है इतना इस एरिया के अंदर कभी कोशिश नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद और हमारे एक एक काश्तकार के पास जाने के बावजूद काश्तकारों ने इस साल बहुत सारी एरिया में कमाद का एरिया बढ़ाया और ये नहर महकमे के लोग हमें पहले बता रहे थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी कपास का एरिया इस वक्त लगा है, कपास लग गई है, अब एक एक पौधे को बचाने के लिए एक एक पौधे की सेहत को बरकरार रखते हुए उसके ऊपर टींडों की ज़्यादा तादाद और हर टींडे का सही वजन, ये टारगेट होना चाहिए। और ये होता है। आप ही के गांव के अंदर 40-40 मन, 45-45 मन जो पैदावार लेते हैं वो अपने पौधे को पौधे के तौर पे ध्यान करते हैं। यहाँ आम की मिसाल दी गई और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई कि आप जितनी ज़्यादा खेत के ऊपर अपनी दिलचस्पी लेंगे उसी वक्त से आपको मसाइल का पता चलेगा। हुकूमत पंजाब की कोशिश है कि काश्तकार के नुकसान को कम से कम किया जाए और काश्तकार को या गांव की सतह के ऊपर इतने वसाइल पैदा किए जाएं कि हमारी रूरल एरिया के अंदर गांव की सतह के ऊपर तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। रूरल एरिया में लोकल गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ के बहुत सारी स्कीमें, एजुकेशन की स्कीमें और सबसे बढ़ के महकमा ज़राअत के ये जो 300 अरब का प्रोग्राम आया है ये बहुत ही आम प्रोग्राम है, कोई मुश्किल प्रोग्राम नहीं है। आपने डीलर की दुकान पर जाना है, आपको एक कार्ड मिलेगा, कार्ड स्वैप करेंगे
और आपको उसी रेट के ऊपर खाद मिल जाएगी जो रेट उसके साथ तय है, और 6 महीने के बाद आपने पैसे देने हैं। इसी तरह और बहुत सारे सीड के ऊपर, खालों के ऊपर, लेज़र लेवलर के ऊपर, मशीनों पे गवर्नमेंट की कोशिश है कि अरबों रुपए इस साल काश्तकारों को दें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि डिजिटल सिस्टम को फ़रोग दें। आज की ज़राअत नॉर्मल ज़राअत नहीं है। 12-13 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। आज की ज़राअत स्मार्टफोन के ज़रिए चलेगी। आप रजिस्टर्ड होंगे, आपको मदद मिलेगी, आप कॉल कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह डी साहब फरमा रहे थे कि स्टाफ की मॉनिटरिंग करें, इसी तरह ही आपके साथ प्राइवेट सेक्टर के लोग, जिस तरह फातिमा के लोग बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर हैं वो भी एक ही टीम बनाते हुए ज़िम्मेदार तक जाएं और हम प्रॉपर तरीके से उसकी मैपिंग करें। इस तरह हम ये भी देख रहे हैं कि काश्तकार को फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के सारे गुर बताए जाएं ताकि उसके मुनाफे में इजाफा हो। बहुत सी बातें हो चुकी हैं। मैं काश्तकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अब चूँकि खाने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और अपने प्रोग्राम में आप लोगों की इतनी बड़ी तादाद में आने का और फातिमा फर्टिलाइज़र की तरफ से इतने लोगों को यहाँ पे इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको एक मैसेज देगा कि हमने हर एकड़ के साथ, हर पौधे के साथ पैदावार बढ़ाने के लिए पानी, खाद, पेस्टिसाइड संभाल का ख्याल करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब अपनी नहायत कीमती आरा से हमें फैज़याब कर रहे थे। शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल डीजी एक्सटेंशन पंजाब चौधरी अब्दुल हमीद साहब से कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद डीजी प्लांट प्रोटेक्शन डॉक्टर आमिर रसूल साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर अंजुम साहब ऑलरेडी मौजूद हैं। डॉक्टर सईद इकबाल साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। डायरेक्टर डीजी खान डिवीज़न महारावत हुसैन साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और इमरान हमीद साहब तशरीफ़ ले आएँ।